बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 148 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 27 जुलाई 2021 एंड इट इज ट्यूसडे। अगर मार्केट की बात करते हैं, आज मार्केट की क्लोजिंग हुई 47,686 की। तकरीबन 14 पॉइंट मार्केट जो आज प्लस रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 47,910 का। लो की बात करते हैं 47,616 का मार्केट ने जो है वो आज के दिन लो बनाया। KCR शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 472.1 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार देखा गया। ये आज के दिन के अगर हम लोग एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें खास तौर पर WTL, बाइको, KSPM और TPL, अल शहीद, गैटम, के इलेक्ट्रिक, टेलीकॉट, TPLP और सिटी फार्मा जो है वो शामिल है। टॉप गेनर्स की बात कर लेते हैं, जिनमें सफायर टेक्सटाइल, सफायर फाइबर्स, कैटरन इंडस्ट्री, ब्लेस टेक्सटाइल सिस्टम लिमिटेड, नेस्ले पाकिस्तान, टॉबलस लिमिटेड, आरकोरमा पाकिस्तान, JS ग्लोबल और दीन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो शामिल है। टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिसमें कोलगेट, AKD हॉस्पिटैलिटी, नेशनल रिफाइनरी, बाटा पाकिस्तान, फिरोजशाह लेबॉर्ट्री, वेद पाकिस्तान, खैबर टोबैको, शिजान इंटरनेशनल, फिलिप्स मोरिस वगैरह जो है शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे आज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो हैंड रेज की ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो मैं ले सकूँ। कोशिश करें सिर्फ एक या दो स्टॉक, इससे ज़्यादा किसी स्टॉक के बारे में ना पूछे। चार पाँच पाँच स्टॉक आप पूछते हैं तो पांच बंदों की बारी आप समझे ले लेते हैं। ये फीमेल साइड से एक क्वेश्चन है, मैडम है वो पूछती है कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्थ या वैल्यू ऑफ स्टॉक। जी मैडम, स्टॉक जो होता है ना, कंपनी की तो वर्थ हम लोग निकाल सकते हैं। किसी स्टॉक की वर्थ जो है वो निकालना जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर है। ये ज्यादातर जो हमारी स्टॉक की प्राइस डिटरमाइन होती है, ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होती है। ये जिस स्टॉक की डिमांड ज्यादा होगी उसका रेट ऊपर होगा, जिसकी जो है वो सप्लाई जिसकी ज्यादा होगी वो रेट डाउन होगा। ये तो ये मार्केट के अंदर जो स्टॉक मार्केट का जो किसी स्टॉक का रेट होता है वो उसकी वर्थ के मुताबिक नहीं होता। वो सिर्फ जो है आपकी ज्यादातर डिमांड और सप्लाई की बेस पर जो है उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमाइन होती है। कोई बाकायदा कोई उसूल नहीं है कि इस कंपनी का शेयर इतनी प्राइस का होना चाहिए, इसका इतने का होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जिसके पीछे अवाम ज्यादा होगी वो ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, और जिसके पीछे जो है वो अवाम कम होगी या कम जिसकी तरफ रुझान होगा तो वो स्टॉक जो है वो उसकी प्राइस लो किस्म की होगी। तो ऐसे चलता ही है। जैसे मार्केट है, किसी भी मार्केट के अंदर आप चले जाएं, वहां पर भी कोई चीज अगर ज्यादा आपकी बिक रही हो, जैसे पिछले दिनों ईद से कुछ दिन पहले की बात है, दो तीन दिन की पहले की बात है कि जो आपका टमाटर है वो 200 300 रुपए किलो के हिसाब से जब वो बिक रहा था। ये क्योंकि पता था सारे लोगों को कि बड़ी ईद पर टमाटर ज्यादा जो है वो कंज्यूम किया जाता है, और जो ही बड़ी ईद खत्म हुई उसकी जो है वो डिमांड कम होगी तो वही टमाटर आपको जो है वो 40 रुपए किलो भी मिल रहा था। ये तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर भी स्टॉक की जो है वो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। ये तो जिसकी डिमांड ज्यादा होगी और उसको जो है ना वो चढ़ा दिया जाएगा, और जिसको कोई नहीं पूछने वाला होगा वो बेचारा नीचे ही रहेगा, सस्ते ही मिलेंगे आपको। ये जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बिल्कुल आपको ही फॉलो कर रहा हूँ। सर आपने कहा था 23 रुपए वो क्या नाम है इसका लोड करना, तो स्टॉप लॉस लगा दे, वैसे हम सुबह ही लगा दिया था। ठीक उससे भी है। निकल गया हूँ सर। फौजी फूड भी निकल गया हूँ सर। आप तो ठीक बताते हैं सर उसके अमल का जो मतलब फायदा ही हो रहा है सर इस काम में ना। ठीक है। तो शुक्रिया सर आपको बोल रहे। बाकी मेरे पास और तो लगा दें, बाकी मेरे पास रह गया इमेज रह गया बस। हाँ बाकी सब इमेज। साइड पे जी सर। ठीक है, इमेज के जो है ना ये जो बेचे है ना वो पैसे संभाल कर रखिएगा, तो इमेज के जो है ना वो राइट आपने अवेल करने, वो आपको अच्छा खासा फायदा देगा ना। मसलन पंद्रह ठीक है रुपए सर। 15 रुपए का आपको उसका राइट पड़ेगा। ये नहीं कि आपने जमा कराना है तो रेगुलर शेयर अगर 25-26 रुपए तक भी रहा आखिरी टाइम तक, तो आपको कम अज कम ना करते, अगर आपके पास 10,000 शेयर हुए तो 1 लाख रुपए का आपको ये फायदा दे देगा। ये जी मुजफ्फर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, मेरे आपसे सिर्फ दो सवाल हैं। पहला सवाल मेरा जो है ना वो है फ्लाइंग सीमेंट के बारे में। जी तो काफी टाइम से था ना, जी तो उसके बारे में बता, को रिप्लेस करना चाहिए किसी स्टॉक के साथ या जी। उसको होल्ड करना चाहिए? हाँ, मेरी किस जो बाइंग किस है अ, किस रेट तेईस पर? तेईस रुपए की, तेईस ठीक है। रुपए की। और क्या लिया हुआ आपने? और दूसरा मेरे पास है NRSL, आज उसने लोअर लॉक लगा दिया। जी जी। ये कितने का लिया हुआ आपने? ये सर आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर मैंने लिया था, 18.5 रुपए का। अच्छा।
सर इस तरह है ना, ये तो फिलहाल अच्छा स्टॉक है ना, अभी ये स्प्लिट होने जा रहा है, डबल ये नहीं हो जाएगा ये ना इसकी प्राइस। तो शायद लोग समझ रहे हैं कि ये जो है ना कोई आधे शेयर रह जाएंगे या ये हो जाएगा, नेगेटिव सेंटीमेंट फैलाया गया। अदरवाइज स्टॉक ये बहुत अच्छा है एनआरएसएल का। इसके साथ वाली इंडस्ट्री देख लें, मेरी इंडस्ट्री का शेयर किधर चला गया ये। तो अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, उसके बाद इसकी प्राइस डबल होगी, फ्लोट इसका आधा रह जाएगा ये, तो फिर ये और भी बेहतर हो जाएगा ये। एनआरएसएल को रखी रखे, बल्कि नीचे आते तो थोड़े और भी ले लें इसको। फ्लाइंग सीमेंट सर फिलहाल काफी नीचे आपकी प्राइस है, 23 रुपए का आपने लिया हुआ है अभी, तो ये 19 रुपए 73 पैसे है। अब ये अपनी सपोर्ट पर खड़ा है, अब यहाँ पर बेचने वाला नहीं बनता। अब आप इसको होल्ड करके रखें और अच्छे वक्त का इंतजार करें, और ये हो भी जाएगा, ये यहाँ से रिवर्स करेगा इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम आपको ये तंग करेगा, क्योंकि मार्केट भी ओवरऑल तंग ही कर रही है। मार्केट कौन सा सही है अभी, 1.5 महीना हो गया मार्केट ने हमें लटका के रखा हुआ है। ये अभी भी मार्केट कौन सी आज अच्छी मार्केट थी, देख कर ही ऐसा लग रहा था कि बस नींद आ रही है इस मार्केट को देख कर ही। तो आजकल की मार्केट ये देखने वाली नहीं है, बस इसे साइड लाइन रहे तो ज्यादा बेहतर है। बस जो एक दो तीन स्टॉक बताए जाते हैं वही ले चुप करके, जब तय जाए बेचने का तो बेच दें। अगर स्टॉप लॉस कटता है तो स्टॉप लॉस काटे, ज्यादा काम वाला आज का टाइम ही नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये जो हालात है मार्केट के, जब मार्केट खुलेगी थोड़ी सही होगी, बेहतर होगी, वो अगले महीने से ही लग रहा है कि मार्केट थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, तब सही मजा आएगा मार्केट के अंदर काम करने का। ये जी धर्मी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी धर्मी साहब, अनम्यूट आपके सामने म्यूट और अनम्यूट आता है, आपने सिर्फ अनम्यूट को क्लिक करना होता है। जी जवाद भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, सही है जवाद भाई। जी सही है। चले दोबारा करें, दोबारा अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? और ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम। काजी साहब, मैं एक दो तीन स्टॉक ही हैं छोटे छोटे, उनके बारे में पूछना है। एक तो मेरे पास मैपल लीफ पड़ा हुआ है, 49 की बाइंग है मेरी। तो जी ऑल दो सीमेंट की रैली अभी तक चली नहीं है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? मैं इसको किसी और स्टॉक से रिप्लेस कर लूं या अभी वेट करूं इसका? जी। और दूसरा मेरा दूसरा मेरा जो है ये GHNL है मेरे पास कुछ पड़ा हुआ, तो अभी इसमें मजीद और ऐड करना चाहिए, आपके रिकमेंडेड स्टॉक में भी है? तो करंट रेट पे 48-50 इसके आसपास इसको बाय करना चाहिए अभी और मजीद? अभी कितने का लिया हुआ है आपने? ये मैंने लिया है 48 का। GHNL जो है, या GHGL की बात करें? नहीं नहीं, GHGL, सॉरी, हाँ GHGL। हाँ ठीक है। और और ये सेंचुरी पेपर का आज आपने भी शेयर किया है, इसने जो डिविडेंड वगैरह दिए हैं, तो क्या इसमें अभी जो करंट रेट है 122 121, इस पे बाइंग बनती है इसकी? बस जी हाँ। यही है मेरे को। अभी सेंचुरी पेपर का जो है ना रेट चल रहा है 149, आज इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन 149.81। सेंचुरी पेपर सर एक अच्छा स्टॉक है, इसका मैंने चार्ट भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये रखने वाला स्टॉक है, ये बेचने वाला स्टॉक नहीं है। इसको थोड़े से लेके रखें, फिर ऐसा तो जब ऊपर चढ़े और इसमें ऐड करते जाइए। अभी सिर्फ रिजल्ट की वजह से, रिजल्ट इसका बुरा नहीं है, डिविडेंड भी दिया, बोनस भी दिया, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन वो एज यूर एक रूटीन बनी हुई है ना कि अच्छा रिजल्ट आएगा, स्टॉक थोड़ा गिरेगा, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे दोबारा ये एक अच्छी रैली जो है वो बनाता हुआ नजर आएगा ये। तो इसको रखें, इसके जो है ना जब ये ऊपर चढ़ता जाएगा तकरीबन 170 180 और ऐड करते जाए इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, रखने वाला स्टॉक है ये। बाकी गनी ग्लास सर अभी चला नहीं है, जब तक ये 54 क्रॉस ना करे गनी ग्लास इसके अंदर मजीद ऐड ना करें ये। और मैपल लीफ जो है ना अभी सिमर सेक्टर, वही आपकी बात, वही आप वाली बात है कि चला कोई नहीं अभी। बेहतर ये कि मैपल लीफ सिमर को किसी और अच्छे स्टॉक से रिप्लेस करे, जो रनिंग चलने वाले स्टॉक है ये, तो वो काफी आपको फायदा दे देंगे ये। अभी ये तकरीबन ऊपर चला था आपका मैपल लीफ, फिर नीचे आ गया ये। तकरीबन जो है ना इसने पिछले दिनों का हाई बनाया था, ये 47 के करीब पहुंच ही गया था, लेकिन फिर वापस 44.25 पर चला गया ये। तो बेहतर बेहतर यह है कि इसे जांच छुड़ाएं, जब तक ये 50 रुपए क्रॉस नहीं करता कोई अच्छा सा स्टॉक ले ले, वही 5-6 रुपए के और से आपके पूरे हो जाएंगे। जी राहिल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इसका साहब मेरे पास होंडा कार पड़ा हुआ है और एक्साइड जी पड़ा हुआ है, जी। तो इनके बारे में पूछना था कि कब किस तक रेट मिल पर लिया जाएंगे। मैं आपने? होंडा कार मैंने लिया हुआ है 380 पे, और एक्साइड मैंने 585। ठीक है। जी राहिल भाई, ये दोनों स्टॉक अच्छे हैं आपके, होंडा कार भी अच्छा है, एक्साइड भी अच्छा है, बस ये रखने वाले स्टॉक है, ये बेचने वाले स्टॉक नहीं है ना, ये कोई डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक तो है ही कोई नहीं।
कि आप कहें कि आज बेचूं कल जो है ना, आज लूं कल बेचूं वाली वो कहानी नहीं है ये। इसको आप रखे आके, खासतौर पर जब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट सीजन शुरू होगा प्रॉपर, तो उसमें यार ये सारे ऑटो सेक्टर आपके बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। ये वैसे भी हुकूमत ने इनको रिलीफ दिया है काफी, तो इनके रिजल्ट भी अच्छे होने हैं और रिजल्ट से पहले ये अच्छे खासे निकल जाएंगे। ये सारे चल ही रहे हैं तकरीबन। अभी देखा ना आपने पिछले दिनों यही चले थे, होंडा कार और पार्क सुजुकी पहले चला, फिर बैटरियां चली, फिर इसके बाद अभी गद्दारा वगैरह ये चले। तो अब ऐसा ऐसा जाके थोड़े रुकते हैं, फिर मजीद अगली रैली बनती है। ये नहीं होता कि इकट्ठे चलते ही जाए ना। तो ऐसा तो इंसान भी नहीं चल सकता। अगर उसको कहो कि ऊपर चढ़ाई पर दौड़ लगाए तो थोड़ी देर चलने के बाद वो भी सांस चढ़ जाता है उसको भी, फिर उसको भी रुकना पड़ता है। तो ये स्टॉक भी ऐसा ऐसा चलते जाएंगे। ये तो इनको होल्ड करके रखें और बिल्कुल भी जल्दी ना करें। ये आपका एक्साइड जो है ये तकरीबन 2400 रुपये से नीचे आया हुआ है अभी, तो ये 500-600 पर मूव कर है। और ये आपका होंडा कार ये भी तकरीबन 1900 से नीचे रिवर्स किया इसने ये। तो सब इसका टाइम शेम सब पूरा हो चुका है, करेक्शन इसकी कंप्लीट हो चुकी है, टाइम वाइज करेक्शन भी अब ये चलेंगे ये। तो बेहतर है होल्ड रखें। जी ताहिर साहब आप बोले सर। हाँ जी अस्सलाम ताहिर वालेकुम साहब। सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी सर आ रही है आवाज, बोले। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सर सलाम। मैंने कोहिनूर इंडस्ट्री के बारे में, हाँ जी, कोहिनूर इंडस्ट्री के बारे में पूछना था। 9/22 की मेरी बाइंग है, जी तो इसको अभी रखूं या क्या करूं? और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान के बारे में पूछना था। वे 21/14 पे मेरी बाइंग है इसकी, वेस्ट वेव्स पाकिस्तान की। वेव्स की, अच्छा। ये 2 क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ सर, कोहिनूर इंडस्ट्री जो है ना स्टॉक, ये ठीक है, बुरा स्टॉक नहीं है, लेकिन ये काफी टाइम से अपनी इस रेंज में जो है ना वो कंसोलिडेट हो रहा है ये। तो बेहतर ये है कि या तो इसको किसी से रिप्लेस करें, जब ये ब्रेकआउट दे दे तकरीबन 10 रुपए का, फिर कहीं इसके चलने के सही चांस होंगे कि हम कहेंगे कि ये अब चलने के मूड में। अदरवाइज जो है ना ये आपको ऐसे ही टाइम आपका जाया करेगा। और ये काफी टाइम से यहाँ पर मौजूद है ये। आपने जो 9 रुपए का लिया हुआ ये काफी टाइम से मुझे नजर आ रहा है कि ना करते भी तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं। ये वही 8-9 रुपए की रेंज में थोड़ा सा 9.5 तक जाता है, फिर वापस आ जाता है, ऐसे ही ये घूम रहा है ये वाला। तो इसका जब ब्रेकआउट होगा तकरीबन 10 रुपए का, वहां से ये निकलेगा तो फिर जाके कहीं 12-13 रुपए के इसके चांस है। तो बेहतर ये है कि इसको किसी अच्छे स्टॉक से जो है वो आप रिप्लेस कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसकी जगह वो है CTM है, कॉलोनी टेक्सटाइल मिल, वो भी अच्छा है। कोहिनूर स्पिनिंग कोसम जो है, ये छोटा वाला कोसम है, वो ज्यादा बेहतर है इसकी निस्बत ये। ठीक है, ये तो तकरीबन अपने हाई के इर्द गिर्द ही कहीं मूव कर रहा है, कभी ये इसने 11 रुपए से ऊपर गया नहीं है ये। क्या है, तो बेहतर ये है कि वो कोसम वगैरह जो स्टॉक है वो ज्यादा कदरे बेहतर है ये इसकी निस्बत ये। या दूसरे ले रहे, गुल अहमद ले रहे हैं, या इस तरह के कोई और टेक्सटाइल के सेक्टर में किसी का स्टॉक ले नहीं है। जी शोएब गिलानी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल सेंचुरी पेपर के बारे में ही था। आपने अभी बोला कि वो 140 पे, वो तो आई थिंक आज 122.9 पे सर क्लोज हुआ है। और मैंने हाँ बस जी ये पूछना था सर कि जी जी। जो राइट शेयर्स होते हैं सर, जब ये बोनस शेयर, सॉरी राइट शेयर्स का तो आपने बता दिया, जो बोनस शेयर्स होते हैं इससे सर उसके फ्लोट लेवल पे कितना असर पड़ता है? कंपनी का जो फ्री फ्लोट होता है उससे ज्यादा हो जाता है, या वो नॉर्मल ही रहता है जो बाद में जो है कंपनी वापस ले लेती है जब आप उसको सेल कर देते हैं, जो बोनस शेयर्स आपको मिलते हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, पहला जो मैं देख रहा था ना वो सिक्योरिटी पेपर, सॉरी देख रहा था सेंचुरी पेपर जो है ना, उसका आज क्लोजिंग हुई है 123.9। ये बहुत अच्छा स्टॉक है सेंचुरी पेपर। ये जो है ना इसे जो है ना वो चलना शुरू किया था तकरीबन अप्रैल की बात कर रहा हूँ, अप्रैल और अप्रैल से भी पहले अगर बात करूँ, मार्च और अप्रैल के दरमियान ये था तकरीबन 95 रुपीज का। वहां से ये इसने एक रैली बनाई थी, ऊपर 130 के करीब पहुंचा था, और फिर थोड़ा इसने करेक्शन किया। करेक्शन के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपने अप ट्रेंड में आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। इसका सही जो ब्रेकआउट बनेगा वही 130 का बनेगा। जब ये यहाँ से क्रॉस कर जाएगा तो फिर अगले इसके नए लेवल्स बनेंगे और बड़े अच्छे लेवल बनेंगे सेंचुरी पेपर के ये। इसको जिसके पास भी है वो होल्ड करके रखे। ये कंपनी भी बहुत अच्छी है, ग्रुप भी ये बहुत अच्छा है, सेंचुरी पेपर का जो ग्रुप है ये। बाकी सर जो बोनस शेयर है उस पर कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपनी तरफ से जो है वो जो है ना, ये ना समझे कि कंपनी को कोई बहुत फायदा हुआ तो उस फायदे में से निकाल के आपको जो है वो अलग से बोनस दे रही है। कंपनी ने अंदर ही से करके जो है ना अपनी जो उसके पास रिजर्व प्रॉफिट जो उसने रखा होता है उस तरफ से ही आपको जो है वो बोनस का निकाल के जो है आपको देना होता है। कंपनी की वर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कंपनी की वैल्यू होती है वो सेम रहती है बोनस देने से पहले और बोनस देने के बाद। इस पर मेरी एक वीडियो बनी हुई है बड़ी डिटेल से, वो आप देखें तो आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा बोनस शेयर से रिलेटेड ये। जी अब्दुल नईम साहब कराची से, सर आपका अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अब्दुल नईम साहब।
सर म्यूट और अनम्यूट आपके सामने आता है, आपने फौरन अनम्यूट को क्लिक करना होता है। अनम्यूट जो होता है विंडो जो होती है, बस तो फौरन फिर आपका जो है ना बोलना शुरू कर देते हैं। जी जिशान साहब, मैं आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नईम साहब बोले आप। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब मेरा सवाल था अपना अटबा बैटरी जो एटलस जी बैटरी जी है, जी इसका अपना क्या क्या होल्ड करना है या इसका क्या करना जी सर, किस रेट पर ली हुई आपने ये? है? 346 की मेरी बाइंग है। जी सर, आपने अच्छे रेट पर लिया हुआ है ना। बस ये यहीं पर इसकी सपोर्ट थी ना, तो अपनी सपोर्ट के साथ जो है ना इसने टच करके जो है ना वो वापस निकला। ये सपोर्ट इसकी बहुत अच्छी है, ये वाली जो सपोर्ट है 340 के करीब ही बताई थी मैंने आपको। तो अगर पिछले जूम सेशन आपने देखे हो तो आज भी तकरीबन अपने इसी सपोर्ट को टच करके ये रिवर्स किया और 347 की क्लोजिंग दी। तो बस इससे नीचे आने के मुझे नहीं लगता कि इसके ज्यादा नीचे आने के अब चांस है। बस अब ये यहीं पर ही कंसोलिडेट होगा, क्योंकि ऊपर से आया ना नीचे, तो करेक्शन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। जो प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट है, अब थोड़ी सी इसने टाइम वाइज करेक्शन करनी है। ये तो हो सकता है महीना एक लग जाए इसको, तो महीने तक जो है ना फिर ये दोबारा वापस रिवर्स करेगा ये। तो आपने इसको बेचना नहीं है। और जो भी एटलस बैटरी के अंदर फ्रेश एंट्री अगर लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा लेवल है एटलस बैटरी का, यहाँ पर एंट्री करने का ये। फिर ये जब चल पड़ेगा 400 450, फिर वहां पर आप लोग पूछेंगे अब ले लें, तो अब लेने वाला काम नहीं है। यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, ये एटलस बैटरी को थोड़े से आप ले लें, फिर आहिस्ता से जब चलेगा तो फिर स्केलिंग वाला आपने कंसेप्ट करना ही है। और जिसके पास ऑलरेडी है वो रखी रखे, और जिसने ऊपर के लेवल पर लिया हुआ है वो आप इसको होल्ड करें, आप बेचे ना इसको, आप वापस इसने रिवर्स करना है यहाँ से ये। जी जिशान साहब सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मैंने शेल और जनरल टायर लिए हैं। शेल जी मैंने लिया है 17250 का, और जी जनरल टायर 188 का लिया है। जी तो उसको मैं क्या कह रहे हैं, आप एटलस बैटरी से कर दूं रिप्लेस? वो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। जी। नहीं जिशान भाई, अभी उन्हीं का टाइम है चलने का ना। जनरल टायर अभी ये बाकी चल पड़े, अब ये जनरल टायर और ये ना पेंथर टायर भी आपका चल रहा है, तो उसकी देखा देखी आप देखेंगे जनरल टायर भी चलना शुरू हो जाएगा ये। तो जनरल टायर को फिलहाल आप होल्ड रखें, ये काफी टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये इसका टाइम तकरीबन मेरे हिसाब से पूरा हो ही गया ये, अब इसको अब चलना चाहिए ये। तो किसी भी टाइम इसने अपना ब्रेकआउट दे देना। ब्रेकआउट इसका बनेगा यही 95 के करीब करीब जो है ना, ये सही इसका जो है ना असली ब्रेकआउट बनेगा ये जब यही 95 रुपीज बस ये क्रॉस कर जाए किसी तरीके से। तो फिर इसके बाद जो है ना ये आपको 150 फिर 150 के लेवल भी इंशाल्लाह दिखाएगा ये। तो अब बेचने का टाइम नहीं, अब रखने का टाइम है इनको। ये शेल जो है, शेल भी बहुत अच्छा है ये, इसने भी काफी टाइम लगा दिया यहाँ पर। सिर्फ इसका भी छोटा सा ब्रेकआउट है 186 रुपीज का, यहाँ से ये क्रॉस करे तो फिर जो है ये आप देखेंगे कि इसके अंदर भी तेजी आना शुरू हो जाएगी। और ये दोनों बहुत अच्छे स्टॉक है, शेल भी बहुत अच्छा है और जनरल टायर भी बहुत अच्छा है ये। तो अब वो आपने जो इतना सब्र किया, आप थोड़ा सा और सब्र करें बस, जरा 15 20 दिन 25 दिन गुजरने दें अगले महीने के ये। तो फिर आप देखेंगे कि इनके अंदर आपको एक अच्छी मूवमेंट जो है वो नजर आएगी ये। जी वकास साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मैंने पूछना था, मेरे पास यूनिटी पड़ा हुआ है 45 पे, तो उसको जी रिप्लेस कर दूं किसी और के साथ? वो काफी पड़ा है, 10,000 के करीब पड़ा हुआ है मेरे पास। जी सर यूनिटी यहाँ पर ठीक है, यूनिटी बुरा स्टॉक नहीं है। ये जो लेवल है यूनिटी के 44 के करीब का, कल आज तकरीबन 43 44 के करीब ही घूम रहा था। 42.97 पर आज इसकी क्लोजिंग हुई है, और ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट पर खड़ा है ये। जो मैं देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आपने अब इसको बेचना नहीं बनता, यहाँ पर अब आपने इसको होल्ड करना है, यही से इसने रिवर्स लेना है ये यूनिटी से। सिर्फ इसका स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए कि जब कभी ये 40 रुपए से नीचे आए तो फिर थोड़ी परेशानी वाली बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये 40 रुपए से जो है वो नीचे आएगा ये। तो बेहतर ये है कि आप इसको यूनिटी को बिल्कुल होल्ड करके रखें और अभी थोड़ा सा सब्र करेंगे, ठीक है। जी शुएब अहमद साहब आपका हो गया या दोबारा है? जी हेलो जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर मसला ये था कि वो जीए चैनल पड़ा हुआ था, जीए चैनल 104 की बैंक थी मेरी, तकरीबन 2500 पड़े हुए। ये आज भी नीचे गया था, तो फिर वो निकाल दूं या रहने दूं? और वो क्या कहते हैं, एनआरएसएल ने मुझा दिया है बहुत, एनआरएसएल पड़ा हुआ है, वो नीचे आ रहा है। जी जी सर, एनआरएसएल के बारे में बताया, वो अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक नहीं है। और जीए चैनल भी आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है, इसको होल्ड करके रखें, कोई इसकी फिलहाल टेंशन ना ले। स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए कि जब कभी ये नीचे उतरना शुरू हो जाए, तकरीबन 136 से नीचे आना शुरू हो जाए, फिर आप इसको बेशक बेच दें, फिर आप बेचने वाला नहीं है ये।
फिलहाल आप इसको रख ही रखें ये। ठीक है जी, आईफोन के नाम से आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मेरे पास डीजी कैसी है और अमरेली स्टील है। आज भी मैंने अमरेली स्टील लिया है थोड़ा सा, और डीजी भी जी मेरे पास 117 की प्राइस से लिया हुआ है, तो जी। प्लीज इसके बारे में बता दें। थैंक यू। हाँ सर, दोनों स्टॉक असल में साइडवेज में ये मूव कर रहे हैं ना, तो अभी इनका अप ट्रेंड शुरू नहीं हुआ दोनों स्टॉक का। तो जिस टाइम इनका अप ट्रेंड शुरू होगा, जैसे डीजीकेसी का अप ट्रेंड शुरू होगा, ये तकरीबन जब 120 रुपए क्रॉस करेगा तो इसका एक शार्प अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ये। और बाकी जो है ना अमरेली स्टील का सही जो अप ट्रेंड शुरू होगा वो जब तक ये 50 रुपए क्रॉस करेगा फिर जाके इसका सही वाला अप ट्रेंड शुरू होगा ये। ठीक है, तो छोटे छोटे जो इसके ब्रेकआउट हैं, जैसे अमरेली का छोटा ब्रेकआउट एक 45 रुपीज पर है, एक 48 का है, फिर असल ब्रेकआउट निकलेगा इसका 50 रुपीज का, फिर उसके बाद इसकी एक रैली स्टार्ट होगी जो इसको 70-80 रुपए तक लेके जाएगी। अभी ये साइड वेज में मूव करे, जो साइड वेज वाले स्टॉक होते हैं या तो फिर वो होल्ड करके रखने पड़ते हैं या फिर उनमें से निकलना पड़ता है, उनकी रैली का इंतजार करना पड़ता है ये। तो आगे आपकी मर्जी, अगर आपका सब्र है आप सब्र कर सकते हैं और इनको होल्ड कर सकते हैं, तो दोनों स्टॉक बुरे नहीं है, एक टाइम आएगा इनका भी काम शुरू हो जाएगा ये। अभी हमारा स्टील सेक्टर अभी चला ही नहीं है सही ना, अभी सीमेंट सेक्टर चल रहा है ये, तो जब ये सेक्टर चलेंगे तो ये अच्छे अच्छे स्टॉक चलेंगे आपके ये। जी सर, आप खालिक साहब आपको सर अनम्यूट करूं मैं। सर सर एक तो पेस का पूछना था कि काफी बल्क क्वांटिटी में उठाया था 815 पे, और उसको शायद नजर लगी है किसी की, वो नीचे आना शुरू हो गया। एक तो उसका बता दें, दूसरा अल शहीर है मेरे पास 1985 की बाइंग है, तो उसमें मैं स्केलिंग करूं या मैं फ्रेश एंट्री ले लूं वेव्स या पल में? बहुत शुक्रिया। सर फिर आज जो है ना वेव्स बुरा स्टॉक नहीं है, वेव्स अच्छा है और मुसलसल ये अपने अप ट्रेंड में जो है ना वो जा रहा है। बीच बीच में करेक्शन जो है वो तो होती रहती है ये। जैसे जो है ना अगर आपने वेव्स का कोई ग्राफ वगैरह देखा हो तो वेव्स ने जब चलना शुरू किया था ये 4 पे से इसने चलना शुरू किया ये, फिर जब इसने हाई बनाया था तकरीबन 6.5 रुपए का, तो फिर इसने थोड़ी सी करेक्शन की 1 रुपए की, फिर इसने हाई बनाया 7.5 रुपए का, फिर इसने करेक्शन की और 6 रुपए पर आ गया। तो ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड में है ये, जब से ये डिफॉल्टर लिस्ट से निकला है तो ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड में, तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी करेक्शन करता जा रहा है। सिर्फ ये है कि वो तो करेक्शन इसका हिस्सा है ये। इसका जो सही जो है ना ब्रेकआउट बनेगा, जो इसका स्टॉप लॉस है, बस ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि जब तक ये 7 रुपए से नीचे नहीं आता, खासतौर पर 7 रुपए 15 पैसे से नीचे जब तक ना आए, फिलहाल कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं है पेस के बारे में ये। बाकी सर अल शहीर जो है वो फिलहाल ठीक है, अच्छा स्टॉक है, जब तक ये 20 रुपए से नीचे नहीं आता इसको चलाए रखें ये वाला, ये ठीक है। अल शहीर ऐसा ऐसा चलता जाएगा। या ओवरऑल मार्केट हमारी डल हुई है, जो ही मार्केट बेहतर होगी तो ये सारे स्टॉक जो है आपके अच्छे परफॉर्म करेंगे, चाहे अल शहीर हो गया या टॉमसेल हो गया या मेटको फूड हो गया, इसके साथ वाले जितने भी स्टॉक है ये सारे अच्छे चलेंगे ये। जी आशिक मलिक साहब है सर, आपको अनम्यूट करूं मैं। जी सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने आज स्लीपर लिया था सिक्योरिटी पेपर्स 158 में ना, तो वो आते ही काफी नीचे आ गया, तो जरा उसके बारे में बता दें कि उसे रखना चाहिए क्या, को टाइम वेस्ट है ये क्या है उसका? सर फिलहाल आज रिजल्ट की वजह से ये थोड़ा डाउन हुआ, 149 पर आ गया, अदरवाइज स्टॉक बहुत अच्छा है ये। इसका मैंने आपके साथ चार्ट भी शेयर किया, टेक्निकल चार्ट वगैरह। इसने अपना ब्रेकआउट दिया पिछले दिनों ना, तो ब्रेकआउट देना कोई जो है ना वो इतना आसान नहीं होता किसी भी स्टॉक के लिए ब्रेकआउट देना ये। खासतौर पर जब इसने 153.86 के लेवल को क्रॉस किया था तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट इसका था ये। फिर इसने हाई भी बनाया 161 का, तो इसको मेरे हिसाब से फिलहाल इसको रखें, इसकी टेंशन ना लें ये। आगे आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे ये दोबारा बाउंस बैक करेगा और एक अच्छी रैली जो है वो आपको देखती हुई नजर आएगी ये रखने वाला स्टॉक है, ये बेचने वाला स्टॉक नहीं है, इसको होल्ड रखें बस, ये टेंशन ना लें स्टॉक की। और अगर आपको यकीन है तो इसकी अर्निंग चेक कर लें, ईपीएस की क्या पोजीशन दी है पिछले जो है ना 2-3 सालों में। पिछले साल की तो अर्निंग इसकी बहुत जबरदस्त है, अभी भी अर्निंग इसकी बेहतर है, तो अभी तो उसने डिविडेंड बोनस जो है आपको अनाउंस किया इसने। और सिक्योरिटी पेपर का काम इतना जो है वो ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये जितने भी आपके जो है वो लीगल पेपर होते हैं सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्हीं सिक्योरिटी पेपर का, और ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ये कोई छोटा ग्रुप तो है कोई नहीं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये ठीक ठाक 200-250 रुपए वाला ये स्टॉक है ये, तो वक्ती नीचे आने से बिल्कुल भी आप इसकी टेंशन ना लीजिए। जी नसीमुद्दीन जफर साहब सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसा, मेरा एक सवाल तो है जी हीनो के बारे में। कल इसकी सर क्वार्टर जो होता है ना उसकी बोर्ड मीटिंग है, क्वार्टर की अनाउंसमेंट, तो इसके बता दें जरा प्लीज। इसका सुबह
खुलते मार्केट लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? और दूसरा सर, ये यूनिटी और स्ट्रीट में से कौन सा आप इंतखाब करेंगे? मेरा ख्याल है ये दोनों अभी ना, मेरा दिल कर रहा है कि ये बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह काफी दिनों से ना। इनमें से कौन सा आप सजेस्ट करेंगे? जी बस यही है जी। सर जो ना बोर्ड मीटिंग जिस दिन हो ना, जैसे आज सिक्योरिटी पेपर का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बोनस भी दिया, डिविडेंड भी दिया, लेकिन अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी ये स्टॉक जो है वो गिर गया नीचे ना। तो कोशिश करें जिस दिन किसी भी स्टॉक का रिजल्ट हो उस दिन उसको ना लें। ये सिर्फ ये करेंगे उस दिन आप इसका स्टॉप लॉस बाय अपर कैप लगाएं बस। अगर रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ तो उस दिन इसको अपर कैप लग जाएगा, तो अपर कैप अगर लगा तो आपका बाय हो जाएगा। अदरवाइज उम्मीद यही होती है कि अच्छे रिजल्ट के बाद भी स्टॉक नीचे गिर जाता है। ये तो हमारा तजर्बा यही है, 90% यही होता रहा है कि जिस दिन बोर्ड मीटिंग होती है उस दिन स्टॉक ने गिरना ही होता है, चाहे जितना मर्जी अच्छा रिजल्ट आए। तो जब 2-3 दिन गुजर जाते हैं फिर उसके बाद स्टॉक दोबारा अपनी एक अप रैली बनाना शुरू कर देता है। आप ये कर सकते हैं कि कल अगर हीनो 30-40 रुपए नीचे गिरे अगर, तो वो नीचे गिरने पर आप इसको उठा नहीं, यानी रिजल्ट आएगा तो हो सकता है 40 रुपए गिर जाए नीचे। ये बेशक रिजल्ट अच्छा होगा, जैसा भी रिजल्ट होगा, लेकिन गिरने पर आपको मौका मिल जाएगा वो नीचे से उठाने पर, तो वहां पर आप इसको ले लें, फिर आपको वो अच्छा एक रैली बनाएगा और ये आपको ये अच्छा फायदा दे देगा। ये बाकी यूनिटी और ट्रीट सर दोनों बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर दोनों कंसोलिडेट हो रहे हैं, दोनों ने आप ट्रेंड शुरू करना है आगे, यहीं से अगला इनका लेवल शुरू हो जाएगा। ये दोनों नीचे से चले, यूनिटी भी आपको पता है ये 26-27 रुपए से चलना शुरू हुआ था, 50 तक गया, फिर 44 पर यहाँ पर आके रुक गया। ये ट्रीट भी ये 25-26 से चला और यहाँ पर 58 पर जाके फिर कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ से फिर चलेगा ये। तो आपने दोनों दोनों ही बेहतर है सर, दोनों को होल्ड करके रखे, आधे आधे स्टॉक दोनों के लेके रख लीजिए, ठीक है। जी एहसान सही सब सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक तो जो है इमेज का बता दें, अभी यहाँ पे मजीद बाय करने का कोई फायदा है, मतलब मिल सकते हैं? और दूसरा जो है वो गुल अहमद की आपके बाइंग का कहा था ना, तो वो लिया तो वो थोड़ा नीचे आ गया, अब इसको रखना है या? और दूसरा सर्फ में जो मिस्टेकनली बाय कर लिया है वो काफी नीचे आ गया है, वो जरा बता। थैंक यू जी जी सर, जो इमेज है फिलहाल तो उसके अंदर फ्रेश बाइंग ना करें ना, अब तो वो नीचे आ रहा है और अभी इसका कल आखिरी दिन है मेरा ख्याल है, उसके बाद फिर ये एक्स हो जाएगा परसों से। ये अब लेने का फायदा नहीं है इसको, जिन्होंने 30-32 रुपए का लिया हुआ था वो तो फायदे में रह जाएंगे। हमने तो 28-29 पे मेरा ख्याल है बाइंग करवाई थी, इसकी शीट आपके पास मौजूद है, तो फिलहाल इसके अंदर बाइंग नहीं बनती। बाकी गुल अहमद जो आपको बाय करवाया हुआ है, रात को स्ट्रेटेजी आपके पास आ जाएगी किसके साथ क्या करना है ये। और बाकी सर्फ जो है फिलहाल रखें आप, सर्फ एक्स होगा फिर उसके राइट आएंगे। अगर इससे पहले आपको मौका मिल जाता है इससे निकलने का तो आप कोशिश करें कि एक दफा निकल जाए इससे ही। जी नहीं, मैं अहमद सिद्दीकी साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, अगर कोई माइक वगैरह का कोई इशू है माइक को हिलाएं चलाएं कोई। जी सर आवाज नहीं आ रही आपकी, या हेडफोन पहना हुआ है उसको उतार के अगर कोई करे शायद की आवाज आ जाए फिर। चले सर आवाज नहीं आ रही, दोबारा आपको मैं मौका देता हूँ, आप कोई अपना हैंड्स फ्री वगैरह कोई चेक करें जिससे आवाज नहीं आ रही मुझे। आमिर शहजाद साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर दो स्टॉक्स के बारे में आपसे पूछना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एक सिटी फार्मा है और एक पैंथर टायर्स हैं, तो इसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे सर? जी सर, स्टॉक दोनों जो है ना वो अच्छे हैं, लेकिन ये होता है ना कि साथ साथ आपने स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। ये नहीं होता कि हम लेके रख लें और अगले 2-3 साल के लिए हम भूल जाए उन स्टॉक्स को ना। तो जो जो अगर ये चलते जा रहे हैं दोनों अच्छे स्टॉक है। सिटी फार्मा जो है ना वो अभी नया उसका IPO आया, तो इतनी जल्दी उसके चलने के चांस कम है, कुछ टाइम लगेगा, जरा 6 महीने साल के बाद ये चलना शुरू हो जाएगा सही करके। जब तक आप लोग छोड़ देंगे माल अपना जो IPO का लिया हुआ है, फिर उसके बाद आप देखेंगे ये अच्छा परफॉर्म करेगा ये। बाकी पैंथर टायर सर बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसको रखें, ये ऐसा ऐसा करके निकलता जाएगा और नए हाईज बनाएगा अपने ये पैंथर टायर जो है। तो ये ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। सिटी फार्मा भी बुरा नहीं है, सिटी फार्मा भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा सिटी फार्मा को। ये जब निकल जाएगा खास तौर पर ये 50 रुपए से ऊपर ऊपर, फिर हमें क्लियर इंडिकेशन आ जाएगी कि अब जो है ना ये सही चल पड़ा। ये अभी ये इसी रेंज पर जो है ना 35 रुपए से 45 रुपए के दरमियान ही, अभी तो 40 भी सही करके इसने क्रॉस नहीं किया, तो इसी के दरमियान ही आपको घुमाता फिराता रहेगा ये।
ये इसलिए घुमाता फिराता रहेगा क्योंकि अभी तो कंपनी ने आपको दिया है ना ये वाला, इसका आईपीओ से आपको शेयर्स दिए हैं ये, और जो बड़ा प्लेयर है वो कभी भी ऐसे स्टॉक को चलाता नहीं है जिसकी होल्डिंग्स आप लोगों के पास हो। तो सिटी फार्मा मुझे पक्का यकीन है कि बहुत से लोगों ने रखा हुआ है, तो इसको इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता ये चलाएंगे ये स्टॉक। पैंथर टायर को इन्होंने नीचे गिराया काफी, जब इसको आईपीओ आया था काफी लोगों ने बदली होकर पैंथर टायर को निकाल दिया, उन्होंने माल इकट्ठा कर लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पैंथर टायर तकरीबन 6 महीने पहले इसका आईपीओ आया था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया ये। तो चलने की निशानी यही है कि आप लोगों के पास माल अब कम रह गया था, अब ये चलना शुरू हुआ ये। तो इस वजह से जो है ना ये हम कहते हैं आईपीओ वाले शेयर जल्दी जल्दी ना क्या करें लेने में, मार्केट में आ जाए तो फिर ले लें आप। जी अब्दुल कदीर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये अभी आजकल थोड़ी मार्केट आज जैसे स्लो थी कल भी, तो कुछ 3-4 शेयर्स थे मेरे, वो कुछ डाउन में आ गए हैं, तो अभी करंट वीक में यही सिचुएशन रहेगी? जी सर, जब तक मार्केट जो है 48,300 से ऊपर नहीं जाती या 47,000 से नीचे नहीं आती, ठीक है, ये दो लेवल है मार्केट के, या तो 47,000 से नीचे आ जाए तो फिर तो सही नीचे आएगी, या 48,300 से ऊपर चली जाए फिर सही ऊपर जाएगी। ये जब तक इसके दरमियान है मार्केट, ये बस इसी तरह जो है ना मिक्स्ड सिचुएशन जो रहेगी, रेंज बाउंड ही रहेगी ये वाली, ठीक है। जी नहीं, मोहम्मद सिद्दीकी साहब से दोबारा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने बर्जर का पूछना था कि इसमें स्केलिंग का टाइम अब आ गया है या अभी इसको सेल करके नीचे लेना है, क्या करना है? दूसरे पेल की करेक्शन हो चुकी है टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों, ये जरा सा बता दें। और मैक पैक फिल्म सर इसका बता दें कि क्या 24 की मेरी बाइंग है, ठीक है, इसका क्या करना है? सर अभी जो है ना जो बर्जर पैंट है, ये बर्जर पैंट का स्केलिंग का टाइम तब आएगा जब ये तकरीबन 120 रुपए कम से कम क्रॉस करे, ये अपना पुराना जो हाई है ना रिसेंटली वो तोड़े, तो वो तकरीबन बनता है 120 रुपए के करीब करीब। तो फिलहाल जो है ना ये अब दोबारा इसे रिवर्स कर लिया, तो बेहतर ये कि अगर आपने कहीं 80-90 रुपए के दरमियान कहीं इसको खरीदा हुआ है तो यहाँ पर एक दफा इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। यहाँ पर 100 रुपए का हमने मेरा अगर स्टॉप लॉस इसका रखा था, तो यहाँ पर एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें, और जब ये दोबारा 90 रुपीज के करीब आ जाए तो फिर इसके अंदर फिर फ्रेश एंट्री कर लें, ये कि कम से कम ये जो 10 रुपए का आपको प्रॉफिट अगर हो रहा है, अगर 80-90 के दरमियान आपने लिया हुआ है, वो तो प्रॉफिट कम से कम जाए ना। और बाकी जो है आपका मैक पैक जो है और इसका पेल का मैं देख लेता हूँ। पेल काफी टाइम से यहाँ पर रुका हुआ है। हमें जो कंफर्मेशन होती है ना कि कोई स्टॉक जो है उसका टाइम पूरा हो गया, ये वो हमें उसके ब्रेकआउट से पता चलता है कि अगर वो अपना ब्रेकआउट दे दे तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये तकरीबन अपना इसने इसके करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका जो पेल का ब्रेकआउट बन रहा है वो तकरीबन 35 रुपए का बन रहा है। ये 35 रुपए अच्छे वॉल्यूम के साथ ये क्रॉस कर जाए और इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे तो इसका पहला ब्रेकआउट यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसका अगला ब्रेकआउट होगा 37 रुपए का जाके, फिर 37 रुपए के बाद फिर हम कहते हैं कि जी आप इसके अंदर बिल्कुल आप एंट्री ले रहे हैं, आप अपने अप ट्रेंड में जो मुसलसल शुरू हो गया ये वाला। तो जब तक ये दो लेवल इसके क्रॉस नहीं होते 35 रुपए वाले, 35 रुपए पर यानी हमने शुरू कर देनी है एंट्री, और 37 रुपए पर हमने इसके अंदर और स्केलिंग करना शुरू कर देनी है, तब हम कहेंगे कि इसकी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन उम्मीद ये है कि ये काफी टाइम से इस रेंज में घूम रहा है, तो कोई ऐसा टाइम अभी आ जाएगा आने वाले दिनों में, आप देखेंगे कि इसका एकदम से इसके लॉक शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो टाइम जो इसका पूरा होता है ये। बाकी मैक पैक जो है उसको देख लेते हैं। मैक पैक फिल्म जो है ये भी तकरीबन जो है ना पिछले दिनों इसने अप ट्रेंड शुरू किया था 23 रुपए से, इसने ब्रेकआउट दिया था 23 रुपए 31 पैसे का, और हाई बनाया इसने तकरीबन 28 रुपए का, और फिर वहां से अब फिर इसने अब डाउन ट्रेंड इसका शुरू हो गया ये। अब ये कहाँ पर आके रुकता है, इसका भी वही तरीकाकार है कि इसको भी पहले एक दफा स्टॉप लॉस के साथ हम काट दें। ये स्टॉप लॉस इसका बन रहा है तकरीबन 25 रुपए और 60 पैसे का ये, या अभी जहाँ पर ये खड़ा है ये स्पोर्ट पर ही खड़ा है, अपनी जो इसकी स्पोर्ट है 26 रुपए 40 पैसे की स्पोर्ट पर है ये। अगर ये स्पोर्ट इसकी टूट जाती है और ये 26 रुपए तक आ जाता है तो बेहतर यह कि एक दफा इसके अंदर से भी प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर फ्रेश एंट्री कब करें? फ्रेश एंट्री आप तब करें जब ये दोबारा आ जाए 24 रुपए पर, या ये क्रॉस कर जाए 28 रुपए, फिर दोबारा इसके अंदर फ्रेश एंट्री करें ये। तो ये इसके लेवल है जो आपको बताइए जी। S7 एज के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी वालेकुम सलाम। आवाज कम है आपकी बहुत। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोले आप। जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, आप बोले। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी सर ठीक है, और आपके सामने हो ना।
सर ये पूछना था आपसे कि देखें, जो हमारा सरप्लस है, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया इस बार, उसके बाद भी मार्केट में वॉलेटिलिटी इसके अंदर इतनी ज़्यादा है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? और सेकेंडली डिस्काउंट रेट भी हमारा 7% रहा इस बार, जी तो उसके बाद भी इतनी वॉलेटिलिटी है। और ये एडपा का और एक्साइड का, ये आप हमें ब्रेकआउट बता दें कि कितना ब्रेकआउट हो तो फ्रेश एंट्री बनती है इस पर दोबारा। जी थैंक यू सर। जी सर, इस तरह है ना कि अभी बेशक हालात हमारे मुल्क के जो है ना वो उन्होंने जारी बात है इन्फ्लेशन रेट 7 रुपए पर ही रखा हुआ है ना, इसको बढ़ाया नहीं है शरह सूद जो है। अब जारी बात है अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना के हालात फिर बिगड़ हैं मुल्क के अंदर ना, तो ये एक तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल होती है कि आपकी बीमारी फिर बढ़ना शुरू होगी, फिर इससे फिर पूरे इंटरनेशनल फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, आपकी फ्लाइटें फिर रुक जाएंगी। फिर जो खास तौर पर आप कोई इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं से माल वगैरह, वो भी कहेंगे कि जी पाकिस्तान में हमने इंपोर्ट कोई नहीं करना, हम बंदे नहीं भेजने यहाँ पर, या यहाँ से कोई माल एक्सपोर्ट होगा तो वो भी फिर कहेंगे कि जी पाकिस्तान से हमने माल कोई नहीं खरीदना, कि यहाँ पर फिर कोरोना के जो है ना वो बढ़ गए हैं जो है ना केसेस वगैरह, तो हमें फैलने के जो है ना वो खतरे की वजह से। तो ये सारी चीजें इंटरनेशनली इकोनॉमी के लिहाज से भी देखनी पड़ती हैं, तो उससे सारा इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो हमारी तो स्टॉक मार्केट ऐसी मार्केट है कि जहाँ पर एक सुई भी गिरती है तो ये पहले गिरती है, ये वाली हमारी मार्केट, ये बाकी काम बाद में होता है। अब ओवरऑल जो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स देखें तो सारी इंटरनेशनल मार्केट्स आजकल डाउन है ये वाली, तो उनका सारा इम्पैक्ट जो है वो हमारी मार्केट पर भी पड़ता है। हमारी मार्केट जो छोटी सी मार्केट है, वो बड़े बड़े शेयर जब नीचे आते हैं तो हमारी भी मार्केट जो है उन्हीं के डर से ये पहली जो है वो घबरा जाती है ये वाली। तो ऐसे काम चलता है, तब ये हमारी मार्केट ओवरऑल जो आप देख रहे हैं कि ये इसका तो ये तो सारी वैसे जो है ना ज़ाहिरी तौर पर बातें होती है, लेकिन पसे पर्दा जो है वो और चीज़ें होती हैं। पसे पर्दा ये है कि आपकी मार्केट जो है तकरीबन साल पहले आ गई थी 28,000 रुपये पर, 28,000 सॉरी इंडेक्स लेवल पर आ गई थी। 28,000 से इसने हाई बनाया आपका 48,900 का। जिन्होंने 28,000 के लेवल पर, 31,000 पर, 35,000 पर, 40,000 पर माल खरीदा, वो आपको यहाँ पर माल पकड़ा रहे हैं। सीधी सी बात ये, आप उसका बहाना बनाए, चाहे कोरोना बहाना बनाए, चाहे कोई और बहाना, जब उनका माल बिक जाएगा सारा और सारे स्टॉक नीचे आ जाएंगे और आप लोग सारे थक हार के बैठ जाएंगे यहाँ पर कि हमने ऊपर के लेवल पर बाइंग की हुई है, अब हम वेट करेंगे अपने स्टॉक चढ़ेंगे, तो उन्होंने आपको ऊपर के लेवल पर माल पकड़ा कर माल नीचे ले आए, फिर नीचे से फिर वो सारा माल उठाएंगे, फिर नए नए जो है ना बकरे वो ढूंढेंगे। अब आप अपना माल आप किसको बेचें, आप तो फंसे होंगे ना सारे स्टॉक के अंदर, फिर वो नए को ढूंढेंगे। नए नए बहुत आ रहे हैं ना, अभी वो खबरें भी चलाएंगे कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, फिर खबरें बहुत आई शुरू हो जाएंगी हमारी मार्केट बहुत बेहतर हो गया है, फिर नए पेंशन होल्डर आ जाएंगे, नए फ्रेश पैसों वाले भी यहाँ पर आ जाएंगे, फिर नए बकरे जो है ना वो फंसेंगे यहाँ पर, फिर उनको फंसा के फिर मार्केट गिराएंगे। ये ऐसी चलती रहती है मार्केट यानी। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि आपको बचाया जाए, आपको कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। ये कुर्बानी का बकरा बनाते हैं ये वाले, ये बाने शाने, ये सारे मार्केट ऐसी है, मार्केट वैसी है। बाज़ औक़ात सुई गिरने से मार्केट गिरती है, बाज़ औक़ात धमाके होते हैं तो मार्केट ऊपर जा रही होती है। आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में हालात इतने खराब होंगे तो मार्केट आपकी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही होगी। आप कहेंगे ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये कि मार्केट जो है वो इतने हालात खराब है और मार्केट इतनी ऊपर जा रही है। तो ये सब सारी जो है ये मैनिपुलेशन है, सेंटीमेंट की गेम है ये सारी। स्टॉक मार्केट के अंदर आप काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो मेरा फार्मूला है 50% जो है ना 50% यहाँ पर सेंटीमेंट है ये, ठीक है, वो यहाँ पर काम करता है। बाकी 30% जो है वो आपके टेक्निकल्स काम करते हैं, और ये जो 20% रह जाते हैं उसमें आपके जो है ना वो आपके फंडामेंटल्स का आप कह दें, वो जो 20% है वो थोड़े बहुत फंडामेंटल क्या ही उसका असर होता है, लेकिन वो इतना फर्क नहीं पड़ता। फंडामेंटल कोई इधर फर्क नहीं पड़ता खास। कोई कहे कि जी कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसी बेताशा कंपनियां पड़ी है, बेताशा अच्छे रिजल्ट है लेकिन बिल्कुल मरी पड़ी हुई है ये वाली। ये सारी गेम जो है ना ये बड़े लेवल की गेम है, उन्होंने किसको उठाना है किसको जो है गिराना है, ये सारा ऐसे चलता है ये वाला। सिर्फ आपने ट्रैप नहीं होना इस मार्केट के अंदर, और प्रॉपर स्टडी के साथ और प्रॉपर होश के साथ काम लेना है। सेंटीमेंट जो है ना आप क्या समझेंगे, कई लोग फिर मुझसे पूछेंगे कि सेंटीमेंट का मतलब क्या होता है। सेंटीमेंट की मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नई गाड़ी खरीदनी है ना, आपके पास पैसे पड़े हुए 10 लाख या 20 लाख आपने रखे हुए कि मैं नई गाड़ी जो है मैंने कल खरीदनी है। आप प्रोग्राम बना लेते हैं कि हमने गाड़ी खरीदनी है, ये कल आप अपने घर वालों के साथ, किसी के साथ, दोस्त के साथ प्रोग्राम बनाते हैं, कल आप सुबह जाएंगे शोरूम से 20 लाख की हमने गाड़ी निकाली है, कैश भी पड़ा हुआ है। रात को क्या हो जाता है, रात को कोई आप सुनते हैं कि कोई धमाका हो गया कहीं पेशावर कहीं आगे पीछे, तो एकदम जो है ना आप कहते हैं यार अभी धमाका हो गया, क्या पता जो है ना वो हालात थोड़े खराब हो जाए, एक हफ्ता सब्र कर लेते हैं फिर जाके ले लेते हैं ये। अभी थोड़े से हालात क्या पता रेट थोड़े डाउन हो जाए, कुछ इस तरह हो जाए, कोई इंटरनेशनल कोई खबर आपने सुन ली
उससे क्या हुआ, आपका वो सेंटीमेंट चेंज हो गया, आपने पैसे भी आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन आपकी वो सोच जो है ना, वो जो आपने लेने का इरादा था वो थोड़ा बदल गया ये वाला। तो ये होते हैं सेंटीमेंट। आप इधर बैठे हुए इधर सारा दिन आप आंखें फाड़ फाड़ के स्टॉक मार्केट को देखते हैं, ये आपको एपनेटाइज कर देते हैं, आप ना चाहते हुए भी आप किसी स्टॉक के अंदर एंट्री ले लेते हैं और फंस जाते हैं। आपको लग रहा होता है कि ये बड़ा ऊपर जाएगा, अभी मैं ले लेता हूँ और ये मुझे फायदा दे देगा, ये देखे एक बड़ा वॉल्यूम आ गया ये वाला, इसके अंदर एंट्री कर लेता हूँ, और थोड़ी देर बाद वो आपको प्रॉफिट दिखाएंगे, लेकिन आखिरी टाइम जब आप वापस जाएंगे ना, बंद करेंगे, वो लॉस आपको शो हो रहा होगा कि ये हमारा लॉस हो गया ये वाला। तो देखते देखते वो आपके सेंटीमेंट जो है वो चेंज कर देते हैं, कभी आपको कुछ आपको फैसला करने की पावर आपसे ले ली। और ये हमारा दिमाग है, ये हमारी मर्जी से तो चलता ही कोई नहीं है ये वाला, है ना, ये जो हमारा जो ऊपर दिमाग बैठा हुआ है, बाकी आज पाऊँ तो आप अपनी मर्जी से लाते हैं, दिमाग आपकी मर्जी से नहीं चलता। अगर कोई हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद होंगे काफी, दिमाग अगर आपका दिमाग में कंट्रोल हो और आप कहेंगे जी मैं अपने दिमाग से जो है मैं अपनी सांसों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, दिमाग से मैं हर चीज कंट्रोल कर सकता हूँ, अपनी फीलिंग को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ये तो मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल बात है कोई अगर ये दावा करे। दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, ये जो ऊपर खोपड़ी है ये ऐसे ही चलती है, बस ऐसे ही, बस किसी तरीके से चल पड़ती है ये वाली, जो आप सोचते हैं वो हो जाता है ये वाला, और ना सोचे तभी वो काम करता है कि आपकी कंट्रोल से बाहर है। तो मार्केट भी आपको ऐसी दिमागी गेम है ये वाली कि ये आप कंट्रोल में कर ही नहीं सकते इससे। तो इसीलिए कहा जाता है खासतौर पर जो डे ट्रेडिंग वाले बंदे हैं या इंट्राडे वाले जो बंदे हैं, अगर जिनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, प्रॉफिट आप अपना बुक करें, बुक करने के बाद मार्केट बंद कर दे, इसको देखें भी ना। अगर उस दिन आप इसको बार बार देखेंगे तो जो प्रॉफिट लिया होगा ना वो भी वापस करना पड़ेगा और अपने पैसे भी आपके वापस जाएंगे ये वाले, ना चाहते हुए भी मार्केट आपसे पैसे वापस लेगी। इसलिए जब कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए तो उस दिन कम अज कम आप कोई काम ना करें, अगले दिन देखेंगे मार्केट को, उस दिन आपने नहीं करना काम। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपको एक डिसिप्लिन समझा रहा हूँ। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो आप कहेंगे कि वाकई यही चीज होती है। सुबह सवेरे कहीं प्रॉफिट हो गया, शाम को वो प्रॉफिट भी जाएगा, पैसे भी आपके जाएंगे। अगर इसी के आगे बैठे रहे, प्रॉफिट ले और साइड पर हो जाए, उस दिन आप कोई काम ना करें, अगले दिन हम देखेंगे क्या पोजीशन है ये, अगले दिन इंशाल्लाह आपको कोई और अच्छा स्टॉक मिल जाएगा और वो बेहतर रहेगा आपके लिए। जी अब्दुल रहमान साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे मालूम करना था ये एवीएन और बर्जर, इसके साथ क्या करना है? ये मेरी स्टॉक जो है ना, ये दोनों बहुत अच्छे। एवीएन यहाँ पर बहुत अच्छा है इस लेवल पर, बर्जर का भी हमने बताया अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ तो एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें, और इसके बाद जब ये नीचे आ जाए 90 पर फिर आप दोबारा ऐड कर लीजिए। बाकी एवियन सर यहाँ पर बहुत अच्छा है, 110 11 12 पर ये मूव कर रहा है, यहाँ पर आप बिल्कुल ले सकते हैं इसको, जब तक ये 106 रुपये 107 से नीचे ना है, कोई इसकी परेशानी वाली बात नहीं है। इससे पहले वो भाई ने पूछा था एक्साइड और एटबा का ब्रेकआउट कितना है। एक्साइड जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 565 रुपये, फिर ये इसका जो है ना ये ब्रेकआउट होगा, और इसी तरह एटबा यहाँ पर अपनी सपोर्ट पर खड़ा है, सही इसका ब्रेकआउट होगा जब ये 360 रुपये क्रॉस कर लेगा, तो ये इसका ब्रेकआउट लेवल है ये। जी बाबर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जी बाबर साहब, बहुत डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज में ना, आप अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आवाज नहीं आ रही, आपने हैंड्स फ्री उतार के बात करेंगे, उतार दे इसको ना, आप बोले आप। सर हाँ जी, अब आपकी आवाज सही है, ये ना जो ओरिजिनल आवाज है वो बिल्कुल सही है, ये जो ना मसनूई जो है ना। जी बोले आप। जी कब बताना है जी, किसके बारे में? पीपीएल सर, पीपीएल। जी जी बाबर भाई, जी बाबर भाई, पीटीएल जो है पैंथर टायर जो है उसका आप पूछ रहे हैं, तो हमने वो बाय करवाया हुआ है ना, तो आप इसको होल्ड करें फिलहाल जो है ना, फिर आपको प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है इसके बताए जाएंगे कि कहाँ पर आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है ये, ठीक है। जी नासिर शाह साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज मेरा पहला फर्स्ट इनिशिएशन थी, तो मैंने आगा स्टील को बाय किया है 32.3 पे। तो सर अब आपके कमेंट लेने हैं भाई, ये मैंने ठीक किया है क्या किया है? जी सर ये बहुत अच्छा स्टॉक है ना आगा स्टील, यहाँ पर ये 28 रुपए से लेकर 30 33 34 के लेवल जो है ना, ये सारे इसके बाइंग जोन है। ये यहाँ पर आप जितना ले सकते हैं, 100 छोड़ के आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख शेयर इसके लेके रख लें, बस ये बहुत अच्छा है इस लेवल पर। ये जब ये 40 रुपए क्रॉस कर दे, 40 तक भी पहुंचे, वहां पर आप पूछ लें प्रॉफिट टेकिंग करनी है या नहीं करनी। ये 60-70 रुपए वाला स्टॉक है, यहाँ पर आपको मौका दे रहा है कि आप यहाँ पर इकट्ठे करें इसको,
इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आगा स्टील की है। जी जावेद इकबाल साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। ये एवियन का पूछना था, वो तो आपने बता दिया कि इस वक्त इस लेवल पर आप ऐड कर सकते हैं। तो दूसरा ये तारिक गिलास के बारे में पूछना चाहता था कि इसमें कब एंट्री बनेगी तारिक गिलास। इस वक्त तो ये 100 से बहुत चल रहा है, 104 इस तरह, इसके बारे में बता दें तारिक। जी सर, ये भी असल में डिविडेंड वाला स्टॉक है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ये इतना फास्ट स्टॉक नहीं है कि फटाफट चलना शुरू हो जाएगा ना। जो इसका सही ब्रेकआउट बनेगा वो बनेगा 105 100 बल्कि ऊपर का है 107 रुपए का। जब ये 107 रुपए को क्रॉस करे फिर उसके बाद कहीं 110 रुपए तक आके ये रुकेगा, फिर 110 के बाद इसकी कोई अप रैली जो है वो शुरू होगी। ये तो आपने कम से कम 110 रुपए तक इसका इंतजार करना है। जब ये 110 रुपए क्रॉस कर जाए फिर एक दफा पूछ लें, अब इसके अंदर फिर एंट्री बनेगी। जी रफीक अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक सर। वालेकुम अस्सलाम। तारिक सर, DGKC काफी देर से डाउन ट्रेंड में है, मतलब आप किस लेवल पे समझते हैं कि इसको बाय करना चाहिए या अभी थोड़ी थोड़ी इसमें एक्यूमुलेशन शुरू की है? नहीं सर, बिल्कुल भी एक्यूमुलेशन ना करे जब तक ये 120 रुपए क्रॉस ना करे, या कम से कम 113 114 रुपए लेवल क्रॉस ना करे, फिलहाल इसके अंदर कोई एंट्री नहीं बनती। डाउन ट्रेंड में हो, साइडवेज में हो स्टॉक, ये आपको कभी भी पैसा नहीं कमाएंगे। ये आप इसमें आप उसी स्टॉक से पैसा कमाएंगे जो अप ट्रेंड में जा रहे हो, ये उन्हीं से पैसा बनता है। साइडवेज और डाउन ट्रेंड और रुके हुए स्टॉक में फंसने वाली बात है, पैसा नहीं बनेगा यहाँ पर कभी भी। ये जी तला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। तला फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कैसे हैं, ठीक है आप? जी जी सर, आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं कि ट्रेड को आप कैसा देख रहे हैं कि ट्रेड यहीं कंसोलिडेट होगा कि और मजीद नीचे आएगा? जी यही आज आया कोई नीचे 58 पर रुका हुआ है ना, यहाँ पर ये बहुत अच्छे लेवल पर है 58 का। ये जो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो कंसोलिडेट हो रहा है ना, ये बहुत अच्छा है इसका यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपके पास कहीं नीचे वाली लेवल का पड़ा हुआ है तो यहाँ पर और ऐड करें इसके अंदर। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर खड़ा है, ये जो इसकी सपोर्ट है ना, ये जो नीचे वाली सपोर्ट है 57.45 वाली, ये बहुत अच्छी सपोर्ट है इसकी। ये मुझे लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में इससे नीचे ये आएगा। ये यही से ये निकलेगा ऊपर, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सिर्फ टाइम वाइज इसकी करेक्शन चल रही है यहाँ पर। ये जो ही टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट होती है और वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर इसका जो ब्रेकआउट बनेगा 60 रुपए का एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। आप देखेंगे 60 रुपए का जब ब्रेकआउट होगा तो ये लॉक लगाएगा 60 रुपए का ये, तो उसमें वॉल्यूम भी एकदम जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। फिर ये अपनी एक और अप रैली जो है वो स्टार्ट करेगा ये वाली, जो इसको 80 रुपए 90 रुपए तक लेके जाएगी। ये अभी इसके अंदर कम से कम मेरे हिसाब से 20-30 रुपए और इसके अंदर पड़े हुए हैं ट्रेड के अंदर ही। जी अब्दुल गफ्फार अंसारी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने शेल का चार्ट शेयर किया था, तो उसका क्या मतलब आगे फ्यूचर बताइए। 175.3 की मेरी बाइंग है, तो उसकी बताइएगा आगे क्या करना है उसको। जी ऐसा चार्ट जिसके भी मैं अपने साथ शेयर करता हूँ वो सारे रखने वाले स्टॉक होते हैं, अच्छे स्टॉक होते हैं। सिर्फ आप ये करेंगे उनके अप ट्रेंड का इंतजार करें, जो उनके मैंने ब्रेकआउट भी लिखे होते हैं कि ये उनके ब्रेकआउट है। अगर वो ब्रेकआउट से निकल जाते हैं फिर लाजमी आप उनके अंदर एंट्री ले। जितने भी चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए, रोज ही तकरीबन चार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, कोई ना कोई स्टॉक ढूंढ के वर्किंग करके जहां पर ब्रेकआउट लिखा होता है, अगर वो स्टॉक ब्रेकआउट से निकल गया फिर तो आप आंखें बंद करके एंट्री ले, और वो ब्रेकआउट का जो लेवल है वो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर इसके बाद वो स्टॉक वो आके फर्स्ट प्रॉफिट, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड प्रॉफिट तक थोड़ा सब्र करें, वो आपको सारे प्रॉफिट दिखाएगा। ये अभी जो आपको शीट भी 40-45 स्टॉक की वो शीट भी अभी हम इसको रिव्यू करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्टॉक चल पड़े हैं, बाकी की क्या पोजीशन चल रही है। तो ये सारे अच्छे स्टॉक आपके साथ चार्ट के हिसाब से शेयर किए जाते हैं, वो रखने वाले स्टॉक होते हैं ये। जी अबू बकर सिद्दीक साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अबू बकर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मुझे ट्रिपल GL के बारे में मालूम करना है, और मुझे बताइएगा कि ये जो है STPL का मेरी बाइंग है अप्रोक्सीमेटली 17.85 की ना, तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा और क्या इसकी चलने के चांसेस हैं। और ट्रिपल GL के बारे में आपने कुछ बता दें, मैं सुन नहीं सका था कि वो, तो मुझे दोबारा बताइएगा। ट्रिपल GL का तो मैंने बताया कोई नहीं है, वो आप ही को बताऊंगा। ट्रिपल GL सर फिलहाल यहाँ पर ठीक है, ये जहाँ पर इस लेवल पर खड़ा है ना, ये भी बहुत अच्छा लेवल है ट्रिपल GL का। सिर्फ आपने इसका स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए, जब कभी ये आ जाए नीचे
₹26.55 से नीचे नीचे, यानी ₹26.5 से जो ही नीचे आना शुरू हो तो आपने फिर यहाँ से निकलना है, फिर इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी आपने ये, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये रुक जाता है तो ये अपनी फिलहाल पहली सपोर्ट पर खड़ा है, और ये सपोर्ट अगर इसकी टूट जाती है तो फिर ये आपको 26.5 भी दिखाएगा ये, तो फिर वहां से बेहतर ये कि फिर उधर से आप इसको जो है ना वो निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है। या ₹27 से भी नीचे आए तो एक दफा जो आप इससे निकल जाइए, फिर क्योंकि ये टाइम भी आपका वेस्ट करेगा और फिर ये निकल ऊपर चढ़ने के चांस फिर इसके काफी कम है ये। बाकी STPL सर ये भी काफी टाइम से यहाँ पर रुका हुआ है, जब तक ये भी क्रॉस ना करे कम से कम ₹19 का लेवल, तब तक ये जो है ना ये ऊपर जाने वाला कोई नहीं है। फिलहाल ये भी साइड वेज में घूम रहा है, ये इसको भी टाइम लगेगा ये। खासतौर पर अगर आप लोग मेरे पिछले जूम सेशन अगर आपने देखे हो तो मैंने NRL के बारे में आप यानी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम वो तकरीबन 450-60 रुपए के करीब था। मैंने आपसे कहा था कि ये एक दफा 440 को जो है ना वो टच करेगा लाजमी, उसको लाजमी आना पड़ेगा नीचे। ये पिछले को 2-4 जूम सेशन से पहले आप देखें, आज वो ₹419 पर आ गया ये, यानी आपसे कहा था कि वो अपनी सपोर्ट को लाजमी टच करने के लिए, उसके कदम पोजी करने के लिए, ये मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसको लाजमी आना है ये। तो उसने उसको 440 को कदम पोजी भी की और उससे और भी नीचे इसको घुटने टेकने भी पड़े ना। तो ये आते हैं स्टॉक नीचे, जब ये अपनी ऊपर की सपोर्टें तोड़ते हैं तो फिर इनको नीचे वाली सपोर्टों पर आना पड़ता है ये वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पहले निकलने वाली बात करनी पड़ती है, कि बजाय इसके कि हम और रखी रखे और रखने का मतलब ये होता है कि बस वो फंसने वाली बात होती है। तो जो ही पहली सपोर्ट तोड़े बाहर आ जाए आप, मार्केट कहीं नहीं जा रही, और भी स्टॉक मौजूद है यहाँ पर ये। जी नजीर खान साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, ये पूछना कि जो आप प्राइस पूछते हैं शेयर की, तो उसमें कमीशन भी ऐड करनी चाहिए कि नहीं, बाइंग और सेलिंग कमीशन जो होती है? जी सर, इस तरह होता है ना, जो मैं आपको स्टॉक रिकमेंड करता हूँ, मैंने 2 लेवल आपको बताए होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना इस रेंज में आप जो है ना वो स्टॉक ले। तो पहली कोशिश क्या करेंगे, जो सबसे छोटी रेंज मैंने लिखी होती है, मतलब कोई स्टॉक मैंने कहा कि ₹100 से लेकर ₹103 का बाइंग जोन है, इसके दरमियान कहीं अगर आता है तो ले लें। तो कोशिश करें कि ₹100 तक, पहली तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें ₹100 पर उस स्टॉक का लेना है ये। और अगर वो ₹100 पर नहीं है, कहीं ऊपर है, तो पहले थोड़े से स्टॉक ले। ये नहीं होता कि सारे की दफा ले, थोड़े से स्टॉक ले। अगर वो उस दिन थोड़ा और नीचे आ जाता है तो फिर और मजीद इसके अंदर जो वो ऐड कर दे, ताकि आपकी एवरेज जो वो नीचे वाली बने। ये मेरे हिसाब से जो है ना, जो मैं उसका दरमियान वाली फिगर जो होती है ना, वो अपने सामने जहन में रखता हूँ। अगर मैंने कहा ₹100 से लेकर ₹103 के दरमियान है, तो जो इसका दरमियान है 101.50 का, तो मैं मेरे जहन में होता है कि आपने इसके दरमियान ही बाय क्या होगा। तो मेरे उसके हिसाब से फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि आपका क्या प्रॉफिट बनेगा, कहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा, क्या हिसाब किताब होगा। तो इस ऐसे करके आप लोग इसको बाय क्या करें, और कोशिश क्या करें जो स्टॉक बाइंग जोन से निकल जाए ऊपर, उसको हरगिज बाय ना करें, वो फिर महंगा हो जाएगा। और अगर वो फिर वापस नीचे आ गया तो मैं तो अपने हिसाब से जो रेट मैंने बताया होता है उसको मैं फॉलो करता हूँ ना। तो आपने शायद ऊपर के लेवल पर ले लिया हो तो फिर वो आपको काफी लॉस होगा। अगर वो मैं कहीं कहूँ कि बराबर में बेच दें उसको, आपने तो ऊपर के लेवल पर लिया होगा। तो कोशिश करें जो स्टॉक आपको बाइंग जोन में बताया जाए उसी रेंज के बीच में ही कहीं आपने वो स्टॉक लेना होता है। हाँ जी शायद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब जरा पैंथर टायर का बताना, इस वक्त इसकी बाइंग बनती है? सर फिलहाल इसकी बाइंग जो ना, आज मैंने आपको लेवल बताए थे, अगर आपने उस लेवल पर बाय किया हुआ तो वो लेवल बनते थे। अब कल के नए लेवल होंगे, कल के नए लेवल की बात कल होगी कि कल क्या पोजीशन है इसकी ना। हाँ जी रियासत साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फर्स्ट टाइम आपके सेशन में आ रहा हूँ और काम तो मैं बहुत देर से कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट कोई नहीं कमा रहा। अच्छा। तो अब ये है कि आपने वो पेंशनर वाली बात की थी, वो मैं सुन रहा था। तो एक मैंने कुछ लेट भी ज्वाइन किया, बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई। तो सर एक ये है, आपसे एक सवाल तो ये पूछना है मुझे कि मेरे पास असल में पहले से कोई मिजान ETF है और PBAC भी मेरे पास है, ये भी थोड़ा सा ऊपर का है, ये 51+ का है। और ये लोड्स सर, लोड्स मैंने लिया हुआ था ये 25 के करीब का, 2461 का। तो ये आपने आज स्टॉप लॉस बताया था, तो मैंने इसको स्टॉप लॉस पे लगा दिया था सेल पे, और ये नीचे हिट कर गया तो ये सेल हो गया। तो अब इसको कब लेना है, एक तो ये आप बता दीजिएगा। दूसरा काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सर एक लोड सा दरमियान वाला कौन सा स्टॉक पूछा आपने मिजान ETF के बाद? सर ये अपना ये जो नया स्टॉक आया है
IPO वाला पाकिस्तान बेवरेज एल्यूमिनियम कंपनी जो आई है, ये मैंने असल में को 5160 पे पकड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये भी नीचे है, लॉस में है इस पर। इसको मुझे सेल कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर अभी क्या उसका एब्रीविएशन क्या है ये पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कंपनी है। जी, PABC जी, PABC। सर वही होता है ना, यहाँ पर यही तो मसला है ना कि ये जो IPO वाले स्टॉक है ना, ये नहीं चलाते इसको जल्दी जल्दी ना। इसकी वजह यही होती है कि अगर इसी को चला दें तो कंपनी को फिर क्या फायदा होगा, ये वाले और महंगे हो जाएंगे ना। तो खासतौर पर बड़े प्लेयर जो पीछे बैठे होते हैं वो कभी भी ऐसे स्टॉक को नहीं चलाते जिसके आपके पास वो स्टॉक की होल्डिंग होती है। तो ये भी वही हालत, तो बेहतर ये है कि फिलहाल इससे निकल जाएं आप, इसकी जगह कोई और जो है रनिंग स्टॉक ले लें। लॉर्ड्स ने अपना ब्रेकआउट दिया, जो नीचे वाला सपोर्ट तोड़ी उसने, जिसकी वजह से हमने वहीं पर स्टॉप लॉस रखा था। अब मेरे हिसाब से इसको आना चाहिए कम से कम 22.5 का। जब वहां पर आ जाएगा 22.5 के करीब करीब, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर बाइंग बनती है या नहीं बनती है। अगर ये यहाँ पर रुकता है 22.5 पर तो हम बाय करवाएंगे, अगर ये यहाँ पर रुकता नहीं है तो फिर हम आपको बाय करवाएंगे 21.5 पर जाके इसकी आगे बाइंग बनेगी। लेकिन उम्मीद ये है कि ये तकरीबन 22 रुपये 70-80 पैसे के दरमियान एक दफा रुकेगा यहाँ पर, और वहां से ये अपना दोबारा अप ट्रेंड शुरू करेगा। तो 22.70 22.60 वहां पर हम फ्रेश एंट्री तो दोबारा जो है ना लोड्स के अंदर जो वो फिर करेंगे ये। बाकी मिजान ETF सर वो कुछ ना कुछ स्टॉक सेफ भी पड़े होने चाहिए, वो सेफ स्टॉक है, आपके सेफ पैसे हैं ये। हमेशा अपने जो पूरी जो 100% इन्वेस्टमेंट होती है उसमें से कम 30% आपके पास उन ऐसी जगह पर फिक्स होनी चाहिए जो बिल्कुल सेफ स्टॉक हो। ये जैसे मिजान ETF हो गया, या एंग्रो फर्टिलाइजर हो गया, फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो कॉर्पोरेशन, जो बड़े बड़े स्टॉक हैं वो पैसा आपका सेव हो। जो बाकी 70% है उसको फिर आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स के अंदर आपने फिर डालने हैं। लॉन्ग टर्म मतलब ये है कि जो थोड़े आपके 30% 40% 45% आपको जो ही गेन दे आप उसके प्रॉफिट टेक करें, और शॉर्ट टर्म का मतलब ये कि 10% 15% जहां से प्रॉफिट हो 5 से 15% आप उसको बार बार बेचते रहे, सेलिंग करते रहे। ऐसे तरीके से काम करेंगे तब स्टॉक मार्केट के अंदर कमाएंगे। सारे का सारा पैसा एक दफा लगा देंगे और वो भी सारे 220 वाली स्पीड के साथ लगाएंगे उन स्टॉक के अंदर, फिर तो सारा ही पैसा जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा कैसे उड़ेगा स्टॉक। तो ऐसे परसेंटेज के साथ काम करेंगे तो आपका पैसा सेव भी रहेगा, और एक सिस्टमेटिक तरीके से आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करेंगे तब जाके कोई कमाएंगे। अगर ये छक्के चौके वाली बात करेंगे कि आज कमाया, आज ले लें, आज ये बेचें, आज ये करें, आज डबल हो जाए, तो फिर साल के बाद आपकी बिल्कुल सारी विकेटें आउट हो जाएंगी और आप पिविलियन से बाहर बैठे होंगे, फिर दूसरों को मशवरे देना आप शुरू कर देंगे कि जी ये लें तो ये बेचें, क्योंकि खुद तो खाली हो गए है ना। तो ये एक लंबा बिजनेस है, ये सारी जिंदगी साथ चलाने वाला बिजनेस है। ये कोई 2-4 दिन की तो बात नहीं है स्टॉक मार्केट की, ये आपने 30 40 45 साल आगे जो यंग बनते हैं माशाल्लाह, आप तो काफी एजेड हो गया, पुराने भी हो गया, पुराने अरसे से काम कर रहे होंगे आप, तो आपको पता है ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। ये थोड़े थोड़े करके ऐसा ऐसा करके आप तिनका तिनका करके आप कमाते भी जाए स्टॉक मार्केट के अंदर, तो 5 साल 10 साल के बाद एक हैंडसम अमाउंट जो है वो आपके पास आ सकती है अगर प्रॉपर तरीके से बंदा काम करे। ये सिर्फ और नहीं तो 1 महीने में सिर्फ 5% अगर आप कमा लें, सिर्फ 5%, 1 लाख रुपए आपके पास हो और 5% हर महीने सिर्फ कमाए, ज्यादा नहीं की बात नहीं करता कि आप 20% 30%, तो 5% आप कमाए। आप 5% को वो कंपाउंड इफेक्ट वाला फार्मूला लगाकर 1 लाख से आपने 1 महीने में 1,05,000 कमा लिए, फिर अगले महीने जो है फिर 5,000 आपने और कमाए, तो आप देखें 1,05,000 का 5% क्या बनेगा, फिर उसका अगले महीने का 5%। तो इस तरह की आप अगर परसेंटेज निकालें तो मेरे हिसाब से 10 साल के बाद आपका वही 1 लाख कम से कम जो है वो 2-3 करोड़ रुपए तक जो है वो पहुंच जाएगा। अगर यकीन आए तो आप ये फार्मूला, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको एक्सेल का फार्मूला लगाना आता है, ये कंपाउंड इफेक्ट का जरा मुझे फार्मूला लगा के आप शेयर करें, मैं आप सारे ग्रुप के साथ शेयर करूंगा। सिर्फ हर महीने 5% आप अपना टारगेट रखें कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 5% मैंने कमाना ही कमाना है। ये 5% नहीं तो चले 3% तो आप कमाएंगे, और इस 3% को आगे आप लेके चले अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, उस 1 लाख के साथ लेके चलते जाए, और ऐड यानी कि ये और पैसा डालें भी ना, सिर्फ ये परसेंटेज ऊपर चढ़ाते जाएं, तो आप 10 साल के बाद आप देखेंगे करोड़ों की अमाउंट आपके पास हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि हम 1 लाख रुपया डाल के अगले महीने ही करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, तो उस चक्कर में अपना भी 1 लाख जाता है और फिर जो है ना कुछ भी नहीं बचता हमारे पास। हाँ जी अबू बकर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी अबू बकर साहब। अब्दुल रहमान साहब हैं कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
काजी साहब, बस मुझे ये जानना था कि अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने स्टॉक्स में डिवाइड करनी चाहिए, कि मल्टीपल स्टॉक लेने चाहिए या एक लिमिटेड स्टॉक लेने चाहिए अपनी पैसे पैसे इन्वेस्टमेंट सर, पैसों के? की बात है ना, पैसे कितने हैं आपके पास? पैसे तकरीबन 3.25 लाख। हाँ सर, 4.25 लाख रुपए में तो सिर्फ एक आधी कुछ स्टॉक लेना होता है ना, इसमें तो आप पूरी दुकान तो नहीं खोल सकते कि मैं 8-10 स्टॉक ले लूँ। ये कोई सा अच्छा सा एक स्टॉक ले, 4.25 लाख रुपए का पूरा तो लेना नहीं होता आपने। पहले 20% से शुरू करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ऐड करते जाना है। अगर वो चल पड़े स्टॉक, अगर अच्छा स्टॉक है ये, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाना है, उस स्टॉक की क्वांटिटी को आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाना है। ये ऐसे काम चलता है ये वाला। हाँ जी, अब्दुल कदीर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी, ये मुझे पूछना था, जो फिरोज है इसने आज जो ब्रेकआउट था इसका 400 का, उससे नीचे आ गया। तो मेरी बाइंग है 406 की, आज ही मैंने खरीदा था, आज ये काफी नीचे आया है। तो इसका क्या क्या करना चाहिए? सर ये अच्छा अभी होल्ड स्टॉक है, करनी और रखे सर, ये अच्छा स्टॉक है, ये रखने वाला है। फर्मा का ये बहुत अच्छा स्टॉक है फिरोज, जाके और भी बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल इसको होल्ड करें, इसकी टेंशन ना लें। ये वाला जिसके बाद फिरोज है, ग्लेक्सो है, सरल है, ये सारे बहुत अच्छे स्टॉक हैं ये। तो आपने इसको रखना है, इसको बेचना नहीं है ये। जी बाबर जहांगीर साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, जो बैंकिंग सेक्टर के बारे में मालूम करना था कि जी। 2-3 है मेरे पास। एक BIP है, बैंक इस्लामिक है, BOP कुछ पड़ा हुआ है, बैंक अल हबीब है थोड़ा सा, जी। बैंक इस्लामिक काफी पड़ा हुआ है। तो मतलब बैंकिंग सेक्टर तो इस वक्त फौरी तौर पे नहीं चल रहा। जी सर, यही है ना, अभी बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी नहीं चल रहा है। ये तो बेहतर ये है कि इनसे फिलहाल स्विच करें, कोई अच्छे रनिंग स्टॉक के साथ आप इनको कन्वर्ट करें जो उनके बराबर वाले शेयर है। और अगर वो चढ़ रहे हैं ये, तो उनके साथ आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। जब कभी बैंकिंग सेक्टर चला तो फिर दोबारा आप इनके अंदर स्विच कर जाए ना। तो फिलहाल ये बैंक ऑफ पंजाब तो मुझे अगले जो है ना 6 महीने तक भी चलता हुआ नजर नहीं आता। इसका फ्लोट बहुत ज्यादा, और ये चलेगा भी तो बहुत तड़पाएगा आपको। एक एक पैसे पर लाखों बाय और सेलर खड़े होते हैं ये। तो अब ये जो है ना, फिलहाल इनके अंदर कोई चार्म नहीं है, ना इस बैंक ऑफ पंजाब में है, ना बैंक इस्लामी में है, ना नेशनल बैंक के अंदर कोई चार्म मुझे नजर आता है, ना अबी बैंक, ना MCB, ये सारे ही फिलहाल मुश्किल में है। तो फिलहाल जो बड़े प्लेयर्स की नजर इन पर बिल्कुल भी नहीं है। उनकी नजर इसीलिए इन पर नहीं है क्योंकि आप लोगों की नजरें इन पर है। बैंकिंग सेक्टर के बड़े हमारे जो पुराने लोग हैं, उन्होंने बैंकिंग के, मुझे पक्का यकीन है कि मोस्टली लोगों के पोर्टफोलियो में नेशनल बैंक पड़ा होगा, MCB पड़ा होगा, इस तरह ऑयल एक्सप्लोरेशन के PPL, OGDC लाजमी पड़े होंगे इनके पास। तो ये जब तक निकालेंगे नहीं तो ये स्टॉक चलेंगे नहीं। आप लोग निकालेंगे सारे तो फिर जाके ये स्टॉक चलेंगे ये वाले। हाँ जी, अली सैयद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुक्रिया अस्सलाम। कायद साहब, मुझे जाना था ये ट्राई पैक फिल्म्स के बारे में। आज ये 220 पे सर आया नीचे, तो क्या इधर मजीद ऐड करना बनता है? हाँ सर, इसके बारे में बता चुका हूँ, आपने अगर सुना नहीं है तो उसको यूट्यूब पर सुने आप। अनवर बड्डाई साहब, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब और तमाम मेंबर्स। जी वालेकुम। अच्छा सर, एक तो मेरा 2 सवाल है। एक तो मेरे पास स्टॉक है जो मैंने 80 रुपीज का लिया था, पाक डेटाकॉम लिमिटेड। अच्छा, और दूसरा मुझे इसका पूछना है कि सर अपना क्या बोलते हैं, ये सेंचुरी पेपर है, मैंने 128 रुपए का लिया था, और अभी ये देने के आज उसने कुछ 15% दिया हुआ है बोनस और डिविडेंड। तो यहाँ पर रखना चाहिए, यहाँ पर फिर मैं लॉस करके निकल जाऊँ? सर सिक्योरिटी पेपर ने दिया आज, सेंचुरी पेपर तो नहीं मेरा ख्याल है, या उसने दिया। बहरहाल सर, ये पाक डाटा कॉम जो है ना, ये तो काफी टाइम से नीचे डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, तो फिलहाल इसका कोई चार्ट मुझे नजर नहीं आता ये। तो अब ये है कि या तो आप इसको होल्ड करें, अगर आपने ऊपर का लेवल पर लिया हुआ है अभी, तो ये 66 रुपये पर आया हुआ है ये। तो इतना लॉस अभी आपको हो रहा है, तो बेहतर ये है कि फिलहाल इसको रखें। आप इसके लिए दुआ करें बस, और कुछ भी नहीं हो सकता इसका। जी हसन साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। और सेंचुरी पेपर रखें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बता दिया इसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसा आप ठीक है? जी वालेकुम सलाम, खैरियत सर। अच्छा कैसा, मैंने ISL रखा हुआ है, कोई 3 या 4 महीने हो गए हैं और कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। क्या समझते हैं, क्या किया जाए? शुड आई शिफ्ट या वेट करूं मार्केट को ठीक होने का? थैंक यू सर। किस रेट पर लिया हुआ है आपने? ये मैंने लिया हुआ है बॉस 93 94 का, समवेयर अराउंड। एक सेकंड देंगे, चेक कर लेता हूँ। अच्छा है सर, इतने का ही लिया होगा ये। मुसलसल जो ना 100 रुपए से ये नीचे डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है ना। हाँ ऐसे ही है ये।
तो अब ये कि ये मैंने लिया सर 96 पे। 96 अभी 89 का स्टॉक बुरा नहीं है सर, स्टॉक फिलहाल ये बहुत अच्छा है। अभी हमारा स्टील सेक्टर जो है ये चला नहीं है सही करके, तो जो स्टील सेक्टर की बारी आएगी तो यही आपके इंटरनेशनल स्टील और मुगल और क्रिसेंट स्टील ये आपको पहले चलते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद अमरेली और आगा की बारी जो है फिर आएगी। ये तो बेहतर यह है कि फिलहाल यहाँ पर आप इसको होल्ड ही करें। अभी मार्केट वैसे भी ठंडी है, कोई भी नहीं चाह रहा, सबके यही शिकवे हैं कि कोई हमारे स्टॉक चल नहीं रहे, क्योंकि मार्केट ओवरऑल ठंडी है। क्या चले यहाँ पर मार्केट, जब मार्केट 14 पॉइंट प्लस बंद होगी तो उसमें खाक स्टॉक चलेंगे सारे, जो अच्छे स्टॉक हैं ये, उसमें सिर्फ सिलेक्टिव स्टॉक चलते हैं ये वाले। क्योंकि सिलेक्टिव की बातें बहुत चलती है ना कि हमारे मुल्क में भी सिलेक्टिव, तो आजकल के जो हालात है वो सिलेक्टिव वाले हालात है, ये वाले खास सिलेक्टिव स्टॉक चलेंगे, बाकी सारे ठंडे बने हुए हैं ये। तो फिलहाल कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। अमरेली स्टील, इंटरनेशनल स्टील, ये सारे बहुत अच्छे हैं। थोड़ा 3 महीने और सब्र करें, इंशाल्लाह महीने 2 महीने में हालात बेहतर हो जाएंगे, ये चलेगी मार्केट। ये जरा 15-20 दिन गुजरने दें, फिर उसके बाद आप देखेंगे मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली बनेगी। थोड़ा सा मार्केट हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोरोना के और ज्यादा असर आने देना, मीडिया में खबरें हाईलाइट करने थे, फिर आप देखें मार्केट कैसे चलेगी, फिर ऊपर फिर चलेगी मार्केट सही करके। ये इधर केसेस बढ़ेंगे, उधर मार्केट ऊपर चढ़ेगी, आप ऐसे देखेंगे इसके अंदर। जी जुल्फकार अवान साहब, सर आपको अनम्यूट करूं मैं। जी जुल्फकार साहब, सर दोबारा अनम्यूट करें आप। जी अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे पास है GHNI 309 रुपए की एवरेज है मेरी। जी सर बहुत अच्छा स्टॉक है ये। गंदारा के स्टॉक बहुत अच्छे हैं ये बिल्कुल रखने वाले स्टॉक हैं, चाहे छोटा गंदारा है, चाहे बड़ा गंदारा है, चाहे आपके पास होंडा कार है, चाहे आपके पास जो है ये बैटरी वाले स्टॉक है। ये ऑटो सेक्टर के ये बहुत अच्छे स्टॉक है और ये अपनी करेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं ये। अब इन्होंने अपनी अप रैली बनानी है, तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे ब्रेकआउट ये दे चुके हैं ये वाले। अब बड़े ब्रेकआउट इनके आएंगे आगे, वो भी आप देखेंगे आगे जब इनकी रैली चलेगी तो ये सारे ब्रेकआउट दे देंगे ये। तो गंदारा जो भी आपके पास GHNI है या GHNL है, ये बिल्कुल बहुत अच्छे स्टॉक है, इनको रखें ये, और ये आपको अच्छा खासा पैसा देंगे। और ये अब चलना शुरू हो जाएंगे तो 2-3 लॉक के बाद आप फिर पछताएंगे कि काश मैं इसको रखी रखता, बेचता ना ये वाला ना। तो अभी ये रखने वाले स्टॉक हैं और ये आपको तभी पैनिक कर रहे हैं कि आप लोग अपना माल छोड़ें। आप जो ही बेचेंगे दस्ती आपका माल खरीदा जाएगा। ये बाहर खड़े हैं, वो बैठे हुए, उन्होंने अपनी जो है ना बिल्कुल हाथ सीधे किए हुए, ब्रोकरों को उन्होंने कहा हुआ है कि जो इस रेट पर बेचता जाए आप लेते जाइए वाला ना। वो सारा माल आपसे इकट्ठा कर रहे हैं और जब ये चलेंगे तो फिर आपको किसी और में फंसाया होगा इन्होंने। आप अच्छे स्टॉक से निकल कर गंदे स्टॉक में फंस जाएंगे और फिर ये सारे अच्छे अच्छे स्टॉक चल पड़ेंगे। आप कहेंगे काश ये मैंने रखा होता, तो आज ये 900 रुपए का गंदारा चल पड़ा। ये चल पड़ेगा, ये 800-900 का स्टॉक है, ये तो 300 पर आपको मुफ्त में मिल रहा है मेरे हिसाब से जो है ना ये। जी रजी अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया, तो मे बी मैं जो पूछूं आप पहले बता चुके हो। थोड़ा मैं 2-3 चीजें थी अभी, जैसा मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उन्होंने 7% पे रखा है, तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, या मतलब मेरे ख्याल में कल पॉजिटिव होना चाहिए इसका इम्पैक्ट। एक तो ये, दूसरा ये कि मेरे पास 3-4 स्टॉक हैं, जिस तरह ATBA है मेरे पास, यूनिटी, बर्जर और FFL। ये स्टॉक है लेकिन थोड़े थोड़े से नुकसान में है, मतलब ये बहुत मामूली से वो लॉस के अंदर है ना। तो ये कंटिन्यू रखने चाहिए मुझे, या ये कि मतलब अभी आप समझते हैं ये नेगेटिव ट्रेंड में आ गए? सर ये सारे स्टॉक रखने वाले हैं, इनमें से कोई भी बेचने वाला स्टॉक नहीं है। फौजी फूड के बारे में हमने बात नहीं की, बाकी सब के बारे में बात कर चुके हैं। फौजी फूड भी बहुत अच्छा स्टॉक है, ये रखने वाला स्टॉक है, ये बेचने वाला नहीं है। ये भी काफी टाइम से पहले 15-16 पर ये मूव कर रहा था, अब जाके ये 20 रुपए इसने क्रॉस किए ये। तो उम्मीद ये कि अब ये 20 रुपए से नीचे इसके आने के चांस बहुत कम है। जब ये कभी 19 रुपए तक आना शुरू हो जाए फिर ये थोड़ी परेशानी वाली बात है। अदरवाइज ये बहुत अच्छा और यहीं पर ही कंसोलिडेट होगा और यहीं से निकलेगा। टाइम थोड़ा लगेगा, महीना एक लग जाएगा आपका, लेकिन ये सारे स्टॉक आपके और भी बेहतर हो जाएंगे। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी सर आज आनी थी। मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट को पहले से ही पता होता है। मार्केट ने आज जो काम किया 300 प्लस दिखा के 14 पर बंद कर दिया, उसको पता था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या आने वाली है, तो जो रिएक्शन होता है वो पहले ही आ जाता है मार्केट के अंदर ही। मार्केट ने उसको इतना पसंद नहीं किया, अगर पसंद किया होता तो पहले ही आज मार्केट 300 प्लस बंद करते, तो हम कहते हैं कि मार्केट को खुशी हुई है। मार्केट को अब इस चीज़ों से कोई खुशी नहीं होती कि मॉनेटरी पॉलिसी 7 पर है या 8 पर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको। ये उन्होंने चलाना है अपने हिसाब से। जब उनकी मर्जी शुरू हो जाएगी कि अब ये मौका आ गया चलने का, तो अब चलाएंगे। जब तक अभी आपके पास पैसे पड़े हुए तब तक ये मार्केट नहीं चलेगी। जब आपके पैसे सारे किसी ना किसी स्टॉक के अंदर फंस जाएंगे और आप बेचने का बिल्कुल भी इरादा छोड़ देंगे, आप कहेंगे कि मैं इसको 2 महीने होल्ड कर सकता हूँ, तो फिर वो मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। तो वो 2 महीने आपका वो स्टॉक नहीं चलेगा, बाकी सारे स्टॉक चलेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ।
हाँ जी, मुदस्सर अली साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। सर TRIPF जो है ना, TRIPF वो आज जी लिया था, वो जी थोड़ा नीचे चला गया। जी दूसरा सर मेरे पास ना क्लोवर पड़ा है, वो एक दफा आपने शेयर किया था कि अपर कैप पे बाय करें, तो वो 64 या 65 पे मैंने गलती से ले लिया। वो मेरे से ना वो जो बाइंग लगी थी वो गलत लग गई थी, तो वो मेरे पास उस वक्त का पड़ा है, उसके मुतालिक थोड़ा बताइएगा। उसमें है मेरा थोड़ा लॉस। बाकी AVN और GHNL वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन है। जी सर ये भी स्टॉक बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है क्लोवर वाला ना। क्लोवर ये आपकी फूड शूड की जो है ना एक्सपोर्ट भी करता है, और खासतौर ये पैकिंग का काम इसके पास काफी है। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये इसका फ्लोट भी कम है, आप बिल्कुल भी इसकी टेंशन ना लें, बल्कि खामोशी से इसके अंदर और भी अगर पैसे हैं तो ऐड करते जाइए। जब ये चलेगा तो ये फिर किसी को लेने भी नहीं देता ये स्टॉक, ये फिर लॉक टू लॉक ऊपर जाता है। ये 50 रुपए से 60 रुपए के दरमियान ये बहुत अच्छे लेवल है, इसको लेने वाले लेवल है ये, इसकी आप परेशानी ना करें। और बाकी अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो परेशानी वाला है, वो अगर आप डिस्कस करें तो वो ठीक है। ये आपके तीनों स्टॉक जो ये सारे बहुत अच्छे हैं, गंदारा जो हो गया या AVN हो गया, ये क्लोवर, ये तो अच्छे स्टॉक है ये। जी जावेद राशि साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये आपने अभी बात की थी ना 5% पर 1 लाख में आप डिवाइड करते हैं, तो मैं अपना तजुर्बा शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने भी शेयर खरीदे थे 25 साल पहले, जब ये बैंक लॉन्च हो रहे थे ना, बैंक अलबी, मेजान बैंक, सुनहरी बैंक। हम दुबई में लाइन में लग के बैंकों से हमने 1000 2,000 शेयर खरीदे थे। तो वो फिर वो थोड़े दिन बाद वो जब छुट्टी पे आए तो 3 गुना बढ़ गए, तो मैंने सारे बेच दिए। फिर मैं वापस गया दुबई, तो वहाँ पे 100 बोनस शेयर आए हुए थे बैंक अलबी के, वो मैंने रखे रहे और उसको साइड पे रख दिया। उसके बाद मेरा एड्रेस चेंज हो गया, अब मैं दुबई छोड़ के आया 25 साल बाद, तो वो 100 शेयर मुझे नजर आए, तो मैंने वो भेजे सिग्नेचर वेरीफाई के लिए। तो उन्होंने कहा, उनका लेटर आया कि आप अपने सारे शेयर भेजें, आपके नाम में और ID कार्ड के नाम में बहुत फर्क आ रहा है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है। मैं कहा मेरे पास तो 100 शेयर ही है। फिर मैंने उनके ऑफिस इधर गया लाहौर पे, तो उन्होंने कंप्यूटर में चेक किया, उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में 3,800 शेयर है। तो 25 साल में उन्होंने इतना बोनस दिया मुझे कि 100 शेयर जो है 3,800 शेयर में बन गए। तो फिर मैंने उनको लेटर भेजा और उन्होंने कहा ये सारे शेयर हमारे पास पड़े हुए हैं, हमारी कस्टडी में है, आप अपना फिर डॉक्यूमेंट भेजें, हम आपको भेजते हैं। तो सारे शेयर उन्होंने भेजे मुझे 3,800 प्लस 25 साल का डिविडेंड भी मुझे भेजा। तो उन्होंने माशाल्लाह मुझे सिर्फ मैं 500 दिरहम ही खर्च किए थे उस वक्त, तो इतना मुझे उसका प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। तो ये होता है कि आदमी लेके भूल जाए तो बहुत अच्छा रहता है उसका। यही जो मैं बता सर ये तो वो अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक आपने वो कई अच्छे टाइम लिए थे ना, तो वो तो ठीक है। ये जो है ना, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। कंपाउंड इफेक्ट जो है ना, कंपाउंड इफेक्ट, इस पर थोड़ी सी मेरी एक छोटी सी वीडियो क्लिप, तो वो AVN के बारे में कुछ मैंने बताया था स्टॉक्स जो है ना, उसका मुझे वीडियो का टाइटल याद नहीं है, बोनस शेयर के वाले से शायद वो वीडियो थी, जिसपे मैंने आखिर में थोड़ा बहुत कंपाउंड इफेक्ट का आपको बताया था। मेरी जो कैलकुलेशन है ना, जो 1 लाख रुपए पर अगर आपको 5% सिर्फ 1 महीने में प्रॉफिट हो, बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 5%, तो 10 साल के बाद वो आपके 3 करोड़ रुपए के करीब पैसे बनते हैं ये। अगर मैं गलत हूं तो कोई मुझे कैलकुलेट करके बताए कि मेरी कैलकुलेशन, जो मैंने अपनी कैलकुलेशन की है ये, अगर कोई 10 साल प्रॉपर तरीके से काम करे और सिर्फ इतना सीखे कि वो 5% कमा सके हर महीने, ज्यादा नहीं, 5% कोई मुश्किल नहीं है स्टॉक मार्केट से कमाना। अगर कोई बड़ा तरीके से काम करे तो बड़े आराम से कमा सकता है ये, ज्यादा चवले ना मारे ना। तो 5% करके बस एक कोई अगर पूरे महीने में एक आधी कोई अच्छी सी ट्रांजैक्शन कर ले, 5% को साइड पर हो जाए, फिर अगले महीने 5%, तो 10 साल के बाद उसका 1 लाख रुपया जो है वो 3 करोड़ बनेगा ये वाला। और अगर उसका 10 लाख लगा हुआ है तो वो तो बड़ी अमाउंट बनती है ये वाली, ठीक ठाक अमाउंट बनती है। जी अहमद सजाद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। साहब खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, AGP पड़ा हुआ है मेरे पास, उसका क्या करूँ? तो दिमाग के दे बना हुआ है। किस रेट पर लिया हुआ आपने? 45 पे 145। सर फिलहाल ये अपने डाउन ट्रेंड में ना, वो अपना हाई बनाकर अब ये मुसलसल फिर नीचे आ गया ना, छोटा सा इसने ब्रेकआउट दिया था। अब जहाँ पर ये खड़ा है फिलहाल तो ये सपोर्ट पर ही खड़ा है ये। फिलहाल अगर ये अपनी सपोर्ट तोड़ता है ये और 125 रुपए तक, यानी कि चांस है कि इसके आने के, फिर इसके बाद इसको कम से कम महीने 1.5 महीना लगेगा, फिर दोबारा ये ऊपर चलेगा। अभी ये कर है जी अपनी
टाइम वाइज की करेक्शन जो है ना, और प्राइस वाइज की करेक्शन इसकी खत्म होने वाली है। बस ज्यादा मेरे हिसाब से 5-7 रुपए और इसके अंदर से निकलेंगे, उसके बाद सिर्फ महीना 1.5 महीना का इसका टाइम की करेक्शन इसकी रह जाएगी। वो यानी वो टाइम लगाएगा, यहाँ पर रुका रहेगा, फिर उसके बाद फिर ये दोबारा ऊपर निकलेगा। ये तो वो जो आपने इतना अर्सा इंतजार किया, तो आप थोड़ा और महीना 1.5 महीना और सब्र करें इसके साथ। बेचने का टाइम पहले का था, अगर पहले आप इसे निकल जाते, जो ही नीचे आना शुरू हुआ था उसी टाइम ही आप निकल जाते। और नहीं तो सिर्फ ये देखा करें कि जो आप कैंडल स्टिक्स होते हैं उसके जो रेड कैंडल बनना शुरू हो जाती हैं, जब भी आपके स्टॉक के अंदर 2 कैंडल्स रेड बन जाए तो दूसरी तीसरी कैंडल पर हर सूरत बेच कर साइड पर हो जाए, फिर ना देखें कि पीछे क्या है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, आप साइड पर हो जाए फिर। जी मुमताज अली साहब सदकाबाद से आपको अनम्यूट करो मैं। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने बर्चर परचेज किया है 105 रुपए 65 पैसे पे, और वो नीचे आया है, इसके बारे में क्या होल्ड करना? जी सर, बर्चर फिलहाल जो है ना, या तो आप इसे अभी आपने नीचे के लेवल पर नहीं लिया ना, ऊपर लिया हुआ है आपने, तो फिलहाल यही है कि इसको होल्ड करके रखें। ये रखने वाला स्टॉक है, बेचने वाला स्टॉक नहीं है। हाँ मतलब जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है वो एक दफा लाजमी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर नीचे आ जाए तो दोबारा बाय कर लें। आप फिलहाल इसके अंदर लॉस ना करें, इसको होल्ड करके रखेंगे। हाँ जी फैसल वही सब सर, आपको एडमिट करो मैं। फैसल वही सब। अस्सलाम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मुझे ये पूछना था, एटपा मैंने लिया हुआ है 410 रुपए के ऊपर ना, तो अभी तक मैं वेट एटपा सर बता चुका हूँ, इसको बार बार बता चुका हूँ। अभी ये रखने वाला शेयर है, बेचने वाला शेयर नहीं है ना। कोई और ऐसा स्टॉक हो जो ना बताया वो बात करें। फारूक साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि 1.5 महीना पहले मैंने जनरल टायर खरीदा था और नेशनल फूड, वो तो हिल ही नहीं रहा है, 1 रुपया ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। इनके बारे में क्या मशवरा देंगे, इनको चेंज कर लूँ या रखे रखोगे? सर नेशनल फूड तो चल ही पड़ा है तकरीबन जो ना 1.5 महीने पहले इसका जो रेट था ना नेशनल फूड का, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तकरीबन मेरे हिसाब से तो ये कब से चलना शुरू हुआ नेशनल फूड, ये था पिछले दिनों 200 के करीब। हमने बार बार इसको कहा था कि ये उस लेवल पर आप इसको लेके रखें। ये सर 24 मई की बात है, ये मई अभी तकरीबन 1.5-2 महीने गुजरे। 24 मई को इसका रेट था 203 रुपए का ये, और अब ये तकरीबन 23 मई की बात हो रही है। समझे मई निकाल ही दे, 6-7 दिन पीछे क्या हमने कैलकुलेट करने। फिर इसके बाद जून और जुलाई 2 महीने हुए, ये 229 रुपए पर चला गया, यानी तकरीबन 30 रुपए ये ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। तो नेशनल फूड सर अभी रखने वाला स्टॉक है। अगस्त में जो है ना, ये अभी आ गया ना हमारा जुलाई अगस्त, सितंबर में इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है ये, उसमें जो है इन्होंने डिविडेंड बोनस ऐलान करना होता है। उससे पहले ही आप देखेंगे कि नेशनल फूड आपका जो ना चल पड़ेगा ये। और अभी यानी कि आप बेचने का टाइम नहीं, आप अगर आपने नेशनल फूड बेचना है तो अगस्त सितंबर के बाद जाके, एनुअल जनरल मीटिंग के बाद आपने जाके बेचना है, या जिस दिन मीटिंग होगी तब बेचें। अदरवाइज अब ये रखने वाला शेयर है, या इसके अंदर और पैसे डालने वाले जो है ना, आप इसके अंदर डालें पैसे। अब यानी कि आपको कमाई का टाइम अब आने वाला है। अभी इसने 2-3 लॉक के ऊपर लगा दिया तो ये आपको 300 क्रॉस कर जाएगा ये बड़े आराम से ही। और उम्मीद ये है कि हमेशा एनुअल जनरल मीटिंग से पहले पहले ये कम से कम 70-80 रुपए का मूव दिखाता है, तो आपको ये दिखाएगा एक अच्छा मूव है। हाँ जी आमिर साहब कराची से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। और जनरल टायर को भी सर रखें, अभी उसका भी टाइम है चलने का बस। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मेरे 2 जनरल से ही सवाल हैं। जी सर। वो आप जितने भी अलर्ट भेजते हो ना खरीदने के, मेरे पास जब पैसे होते हैं तो मैं थोड़े बहुत ले ही लेता हूँ। मतलब यानी 500 अगर है या 100 है तो वो मैं ले लेता हूँ। तो दुकान तो बहुत बड़ी हो गई है मेरी, लेकिन मुझे फाइनली फायदा ही होता है उसमें, क्योंकि वो स्टॉक नजर आ जाता है। अगर ग्रीन है तो प्रॉफिट में है, तो वो जब मैं देखता हूँ कि वो प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बेच देता हूँ। तो क्या ये पॉलिसी मेरी सही है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो ब्रेकआउट दिया है तो इसीलिए आपने प्रपोज किया है, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं तो जरूर ले लेता हूँ। तो जमा काफी सारे हो गए। दूसरा एक सवाल यह है कि ऐसे जो बिग प्लेयर है, ठीक है, वो हमारे पैसे ले जाते हैं, तो क्या एक फायदा भी नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज को कभी बुरा वक्त आया तो क्या ये भाग जाते हैं या इसको दोबारा उठाते हैं यही लोग? ये बताइएगा। जी सर, जो भी स्टॉक आपके साथ रिकमेंड किया जाए, जब प्रॉफिट में हो तो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ करते रहा करें। जो है ना, आप बार बार कहते भी रहते हैं कि साथ साथ जो भी स्टॉक
एक्सपेक्टेड टारगेट, जैसे हमने वो निशाद चूनिया, निशाद मिल्स आपको बाय करवाया था, आज उन्होंने अपने प्रॉफिट टेकिंग लेवल को टच किया। इससे पहले वो ट्रीट या जो भी स्टॉक आपको रिकमेंड किया, जहां पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टेकिंग लेवल होता है, जहां पर वो पहुंच जाए तो आप उसको एक दफा प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, उसके अंदर पैसा के साथ साथ फिर और स्टॉक ले ले जो आपको बताए जाए ना। बाकी जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं, अगर वो आप रखना चाहें तो वो रख ही रखें, उनकी कोई टेंशन नहीं, वो चलेंगे सारे अच्छे स्टॉक आपको रिकमेंड किए गए। सिर्फ स्टॉप लॉस आपके जहन में होने चाहिए कि उनके स्टॉप लॉस कहाँ बनाइए। और बाकी सर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो तो यानी कि बड़े जो प्लेयर, क्या हम कहते हैं, इन्वेस्टर जो बड़े बड़े जो है ना, जिनका सारा पैसा लगा होता है और अरबों के हिसाब से उनका पैसा लगा होता है, उनका तो पैसा लाखों में तो होता ही नहीं है, उनका ठीक ठाक पैसा होता है, तो वो पहले वो निकलते हैं, फिर उसके बाद मार्केट गिरती है। ये ऐसा नहीं होगा कि मार्केट को उठाने और गिराने वाले तो वही लोग हैं ये। तो उन्होंने मार्केट को गिराना तब है जब उन्होंने नीचे से पैसा या नीचे से अपना हाथ उठाना है, पीछे करना है सिर्फ हाथ, सिर्फ उन्होंने सिर्फ एक काम करना है बस। जो होता है ना, जो पीछे हम कहते हैं जी माँ बाप की दुआएं बड़ी काम आती हैं, और जब वो फोत हो जाते हैं फिर बंदे को असल कदर आती है माँ बाप की। जो पीछे हाथ होता है दुआओं वाला, वो फिर बंदे को उसकी कमी महसूस होती है जगह जगह पर। तो ये जब पीछे से इनका हाथ हट जाता है ना, तो वो फिर बंदा किसी काम का नहीं रहता ये। और जब ये पीछे हाथ रख लेते हैं तो हम इसीलिए कहते हैं कि हम उनके पीछे पीछे ही, हम उनके पीछे चलते रहते हैं। अगर वो आगे है तो हम पीछे पीछे है, जब वो निकलेंगे तो हम भी निकलेंगे, जब वो डालेंगे हम भी पैसा डालेंगे, हम उनसे आगे नहीं चढ़ सकते। ये आगे अगर हम उनसे हो गए और अगर पीछे से उन्होंने हाथ हटा लिया तो फिर हम किसी जगह के जो है ना वो नहीं रहेंगे यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर हर वो बंदा मार खाता है जो अपने आप को बहुत एफिशिएंट समझता है कि मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैंने बड़े टेक्निकल इंडिकेटर सीख लिए, मैं तो फंडामेंटल भी पढ़ता हूँ, मैं ये भी पढ़ता हूँ, मैं वो भी पढ़ता हूँ। आपका इल्म जो है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन सारे बड़े प्लेयर के सामने जीरो है। ये चाहे आपने ICMA, ACMA, CA की डिग्रियां ली हुई हैं, बड़े पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, यकीन करेंगे स्टॉक मार्केट में पढ़े लिखे की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर पढ़ाई आपकी यहाँ पर कोई काम नहीं आती। यहाँ पर कोई कहे कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ और मैं हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकता हूँ, ये आपको ऐसे चुटकी में आपको भगा सकते हैं ये वाले। और आप जितने मर्जी पैसे लेकर आ जाए, आप कहेंगे जी मैं बड़े पैसों वाला बंदा हूँ, मैं यहाँ पर बहुत पैसे कमा सकता हूँ, पैसे से पैसे खींचूंगा, आपके लाखों रुपए भी इनके सामने बेकदरी वाली हिसाब है, कोई कदर नहीं आपके पैसों की। ये बेरहम किस्म के लोग हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको जो है ना, सिर्फ आपने जो हम बार बार कहते हैं सीखना सीखना और सीखना ही, हमने जो चीज सीखने वाली है, ये कुछ चीजें प्रॉपर सीखने वाली है, कुछ सेंटीमेंट है जो आपकी सोच बदलने वाले, जैसे बार बार मैं आपको बातें बताता रहता हूँ। कुछ लोगों को तो समझ आती होगी, कुछ लोग कहते होंगे ये वैसे ही मारते रहते हैं ये वाले फजूल बातें, लेकिन जो पुराने बंदे हैं वो इसको एक्नॉलेज करते हैं कि जो आप बातें बताते हो, जो सोच वाली हो, सेंटीमेंट वाली, 100% वही बातें और होती भी वही। आप इसको इग्नोर करेंगे आप मार खाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। यहाँ पर आपकी पढ़ाई शढ़ाई कोई नहीं काम आने वाली, ये भी मैं बता दूं। ये कोई आपको कहता नहीं कि फंडामेंटल पढ़े तो फलाना पढ़े, यकीन करें कि मैं कहता हूँ ये जीरो है फंडामेंटल ये स्टॉक मार्केट के अंदर। ये मैं आपको प्रूफ करके बता सकता हूँ। सारी कौन सी कंपनी आप कोई मुझे बता दे, ब्लू चिप्स कंपनियां जिनको कहा जाता था ब्लू चिप्स, मैंने पिछले 2 साल से ब्लू चिप्स का नाम ही नहीं सुना यहाँ पर, वरना इससे पहले कहा जाता था ब्लू चिप्स कंपनी के अंदर पैसा डाले, ब्लू चिप्स कंपनी ये है, ब्लू चिप्स सारी किधर गई हुई है, मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ यहाँ पर। कौन सी ब्लू चिप्स कंपनी आपकी चली है यहाँ पर पिछले 2-3 साल से? 2017 के बाद से 4 साल गुजर गए, जिनको आप कहते थे ये ब्लू चिप्स कंपनी है, इनके अंदर पैसा डालें, इनके अंदर पैसा सेव है, वो तो सारी लोगों को फंसा दिया उन्होंने ब्लू चिप्स कंपनियों के अंदर ये वाले। और कौन से ब्लू चिप्स बने हुए हैं आपके GGR, GGR, NRSL, जिनके कभी नाम ही लोगों ने नहीं सुने, वो आजकल आपके ब्लू चिप्स बने हुए हैं जिनसे लोगों ने लाखों पैसे कमाए हैं ये वाले। ये तो औकात है स्टॉक मार्केट के अंदर ना। तो यहाँ पर ये बस तरीके से काम करना पड़ता है, जहां पर हवा है बस आपने उधर चलना है, बस अपनी नहीं मारनी कि हमने इधर ही लेना है, हमने इसी स्टॉक के अंदर रहना है। ये टाइम काफी हो गया, सिर्फ 2 सवाल है कि और ले लेता हूँ। जी अबू बकर सिद्दीक साहब, सर आपका सवाल हुआ नहीं था, ये आपका हैंड रेज है। फैसल वही साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। काजी साहब टॉमसेल मैंने लिया हुआ है 37.5 का ना, वो 41.90 टच करके भी वापस आया तो मैं प्रॉफिट टेकिंग कर सका। तो उसने यानी कि जो है अपना जो वो उसको तोड़ा है, तो मैं क्या इसमें मजीद आज नीचे आया तो मजीद ऐड करूं या इसी पे प्रॉफिट टेकिंग कर लूं? आपको क्या लगता है? एक तो ये बता दें और दूसरा बाइको का बता दें। बाइको बहुत नीचे आ गया है सर, बाइको बेकार तरीन स्टॉक है, बाइको से जान छुड़ाएं। और टॉमसेल जो है एक दफा यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें आप, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद अब यहाँ पर ये रुकेगा, ये वापस रिवर्स करने के इसके चांस कम लग रहे हैं। यहाँ पर ये रुकेगा, टाइम लेगा, कम से कम 15-20 दिन लगेगा यहाँ पर, फिर इसके बाद ये दोबारा अपना अप ट्रेंड शुरू करेगा। और जब ये 42 रुपए क्रॉस कर जाएगा फिर आप इसके तरफ फ्रेश एंट्री लें, या ये आ जाए दोबारा 32-33 रुपए पर, फिर आप फ्रेश एंट्री लें। अदरवाइज फिलहाल यहाँ से निकलने वाली बात करें। उसी टाइम में जब ये 41 रुपए से 40 तक आया था, आपने फौरन
अपने जो है ना वो रेडी तैयार हो जाना था निकलने के लिए। ये भागने वाली बात क्या करें, जब स्टॉक रिवर्स करना शुरू कर दे तो निकलने वाली बात क्या करें स्टॉक के अंदर। ये अब 41 से 38 रुपए पर आ गया, आपने 3 रुपए तो इसके अंदर से गवा दिए। ये वो जो 3 रुपए का प्रॉफिट आपको मिल रहा था ये। जी अबू बकर साहब सर आप बोले। जी सर मैंने कुछ सवाल नहीं है, लेकिन मैंने आपकी तारीफ करने के लिए दोबारा रेज हैंड किया मैंने। अभी मैंने जस्ट अब लैपटॉप पे फार्मूला लगाया है जो आपने मुझे बताया था अभी, कंपाउंडिंग फार्मूला। तो वो 1 लाख इन्वेस्ट करने पे, जस्ट मैं आपकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, अभी ग्रुप में भेज दीजिएगा फिर आप। तो 1 लाख इन्वेस्ट करने से 5% के हिसाब से 120 महीनों में बंदा 3 लाख करोड़ 48 लाख और 91,198 रुपये बंदा कमाता है। सर आपने इसका जो एक्सेल वाला फार्मूला है ना वो कहीं मेरे साथ शेयर कर रहे ना, वो मैं भी लगाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे जो है ना वो लगता नहीं है ये फार्मूला। ये मैं आपको अभी शेयर करता हूँ, ठीक है चलो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर ये मैं आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का बता रहा हूँ। सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो और हर महीने सिर्फ आप 5% कमाए। सिर्फ आप, मैं ये आपसे कहता हूँ साल 2 साल लगाएं अपने ऊपर और सीख ले स्टॉक मार्केट का काम और एक तरीके से काम करें। सिर्फ आपने 5% का अपने जहन में रखे और 10 साल का टारगेट रखे, वही आपका 1 लाख 3 करोड़ उन्होंने बता दिया। मैंने अंदाजा लगाया था कि 3 करोड़ से ऊपर की अमाउंट बनती है क्योंकि मैंने अपनी जो जुबानी कैलकुलेशन की थी। अगर आपके पास 10 लाख हो तो वो पैसे आपके किधर चले जाते हैं, वो आपके कम से कम 25-26 करोड़ के करीब शायद वो अमाउंट पहुंच जाए वहां पर, वो फार्मूला आपके पास आ जाएगा। ये चीजें जो है ना ये मैं अपनी जो आपके कोर्स की जो वीडियो बना रहा हूँ ना उसमें मैंने ये चीज पोर्शन डाला हुआ है। तो उसमें मुझे ये चीजें जो है ना मैंने कुछ हिस्सा डाला था। 1 करोड़ आपका हो तो इतने पैसे बनेंगे, 3 करोड़ हो 5 करोड़ हो तो कितने पैसे आपके बनेंगे अगले 10 साल के बाद। हमने स्टॉक मार्केट में तो 1-2 दिन के लिए तो काम करना कोई नहीं, हमने इसके अंदर 15-20 साल 25 साल के लिए काम करना है। तो तरीके के साथ काम करेंगे तो आप यकीन करेंगे जो रिटर्न है स्टॉक मार्केट के अंदर वो बहुत ह्यूज रिटर्न है। 1 लाख रुपया डाल के 10 साल के बाद वो आपके बन जाए 3 करोड़ और 60 लाख रुपए। कौन सा बिजनेस आपको जो है ना इतना रिटर्न देगा ये वाला। और ये बिजनेस ऐसा है कि जिसमें ना झूठ है ना फ्रॉड है, सारी चीजें आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में, सिर्फ आपने सीखना है और प्रॉपर तरीके से काम चलना है। दुनिया के आप किसी भी हिस्से में चले जाएं यही टर्मिनल होगा, यही रेट जो आपको अमेरिका में नजर आएंगे वही रेट पाकिस्तान वाले रेट आपको वहां पर भी नजर आएंगे। इतना शफाफ बिजनेस स्टॉक मार्केट के अलावा कोई बिजनेस नहीं है कि कोई 2 नंबरी नहीं हो सकती। और इसमें कोई नहीं है कि आपने एम्प्लॉयज रखने हैं तो इसको रखना है तो बिल्डिंग लेनी है फर्नीचर लेना है। ये बहुत यानी कि टेंशन फ्री वाला और इस चक्रों से दूर वाला बिजनेस है और अपने हाथ में कंट्रोल है। तो इसलिए यानी कि सबसे जबरदस्त और हाई रिटर्न बिजनेस है। लेकिन खुदारा मैं आपसे कहता हूँ कि इसको जुए की तरह ना ले, ये सट्टाबाजी जुआबाजी इस तरह इसको आप ना ले कि जिसमें जुआ चलता है इसमें सट्टेबाजी चलती है, इसमें ये होता है तो इसमें वो होता है। ये सिर्फ आपके नॉलेज की कमी की वजह से आप ये सारी बातें करते हैं। अदरवाइज प्रॉपर एक सिस्टम है स्टॉक मार्केट के अंदर, आप प्रॉपर सिस्टम से काम करेंगे तो आप बिल्कुल भी आप कहेंगे वाकई एक प्रॉपर वर्किंग है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 महीने 1 महीने यहाँ पर रुकेगा फिर चलेगा फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर स्पॉट है। ये अगर मैं कहूँ कि जी ये ऐसी जुआ है ये सट्टा है, कोई उठा के स्टॉक उठा लेता है, ऐसे ही तो स्टॉक नहीं उठते ना। प्रॉपर वर्किंग के बाद प्रॉपर होता है सिस्टम होता है, उसके बाद स्टॉक चलना शुरू होते हैं ये वाले, ये जो आपको सारी बातें बताई जाती हैं ये। तो बहरहाल प्रॉपर आप फॉलो करें। एक आखिरी क्वेश्चन होगा, मेरे कोलीग हैं अमानुल्लाह भुट्टो साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जरा, ये भी नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। जी सर अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी सर आज मैंने आपको काफ़ी मैसेजेस पे तंग किया, आपसे मशवरा लेकर 2 और मैंने स्टॉक्स खरीदे हैं। तो उम्मीद है कि मैं तो नया हूं, आपको मालूम है 1 महीना हुआ है, लेकिन आपकी वीडियोस भी देख रहा हूं, आपको तंग भी करता हूं बार बार, आपकी मेहरबानी, आप टाइम भी देते हैं, जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह आपको खुश रखे। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। बस वही है, आप सब जो आप नई गाड़ी सीख रहे हैं अभी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके चलाएंगे तो कोई मसला नहीं है। स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है ये, वक्ती थोड़ा बहुत लॉस हमें शो होता है लेकिन आप थोड़ा सब्र से हौसले से काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। जैसे अभी हमने बात की कि इतना हाई रिटर्न कहीं भी नहीं है ना, बंदा सारी जिंदगी इतने पैसे कमा सकता है किसी और काम से। खासतौर पर हम जो गवर्नमेंट वाले जो बंदे होते हैं, नौकरी पेशा बंदे, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम 3-3, 4-4 करोड़ रुपया जो है कभी कमाएंगे, और वो भी 1-2-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। अव्वल तो हम लोग पहले बिजनेस तो कर ही नहीं सकते कि हम कोई बिजनेस करें। 10 दफा तो हम सोचते हैं कि ये बिजनेस डालेंगे इसमें फ्रॉड है उसमें फ्रॉड है। तो बहरहाल ये जो स्टॉक मार्केट का बिजनेस है मैं तो समझता हूँ ये सबसे जबरदस्त और दुनिया के बेहतरीन बिजनेस में जो ये शामिल है। ये बहरहाल टाइम यहाँ पर काफी हो गया, तकरीबन 1.5 घंटा हमारा गुजर गया। कोशिश तो थी 9 बजे इसको क्लोज कर दें, आपके क्वेश्चन की वजह से यहाँ पर मैं आपके तकरीबन सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा बार बार आप मोबाइल पर मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज ना किया करें कि इस स्टॉक का बता दे उस स्टॉक का बता दे। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सारे स्टॉक का बता दिया जाता है। और जो आप मुझे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं वो भी जो है वो आपको हम जूम सेशन में बता ही देते हैं। जो आपके स्टॉक होते हैं यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं,
सिर्फ आप ये मेहरबानी कर लिया करें, अगर आप जूम में नहीं आते तो कम से कम जो है ना आप ये जूम सेशन देख लिया करें, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके फिर मैं आपको रिप्लाई ना करूँ, फिर मैं आपको फिर जरा सख्ती से मैसेज करूंगा, फिर आप तंग होते हैं जी काजी साहब ने ऐसे जवाब दे दिया, तो वो ऐसे ही जवाब देना पड़ता है, फिर आप लोग कोऑपरेट नहीं करते ना। तो मैं कोई फारिग बंदा तो हूँ नहीं कि मैं आपसे कहूँ कि जी इन सारे बंदों का मैं मैसेज रिप्लाई भी करता हूँ, मार्केट के दौरान भी आप मैसेज करते रहते हैं। जब आपको एक स्टॉक रिकमेंड कर दिया, ये बाइंग जोन है, ये उसका स्टॉप लॉस है, ये एक्सपेक्टेड टारगेट है, फिर उसके बाद आप चौथा स्टॉक पूछना शुरू हो जाता है कि ये मैं ले लूँ, वो मैं ले लूँ, खुदारा खुद से काम करना है, तो मेरे ग्रुप में फिर आप आए क्यों हैं? ये तो अव्वल तो आपने जो अपने स्टॉक लेने खुद से उनका फैसला खुद करें, जो पहले से स्टॉक लिए हुए उनका फैसला आपने खुद करना है कि उनको बेचना है, रखना है, क्या करना है। अगर आप पूछना है तो जूम सेशन में यहाँ पर आ जाए, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा ये। हाँ, अगर आपने अपना प्रॉपर जो पोर्टफोलियो सेट करना है, पुराने जो स्टॉक रखे हुए वो आप डिस्कस करना चाहते हैं, बड़ा पोर्टफोलियो आपका, आपको समझ नहीं आ रही कौन सा स्टॉक रखूं कौन सा बेचूं, वो फिर आप मेरी पोर्टफोलियो वाली जो है सर्विस आप अवेल कर सकते हैं, ये उसकी सर्विस अलग से है। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 148 के साथ इजाजत है। अल्लाह हाफ़िज़।